हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे 12th क्वेश्चन तक तो सॉल्व कर लिए थे, इसके शुरू में एग्जांपल प्रॉब्लम। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली ईच टाइप ऑफ द विद एग्जांपल। तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, नॉन रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है। ये टू और मोर, ये बोल रहे हैं ना, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो दो सर से ज्यादा। हाँ बेटा, सर आपको व्हाट्सएप कर दिया है। व्हाट्सअप कर दिया, ठीक है, मैं व्हाट्सअप देख लूंगा। एक बार ये करते हैं, ठीक है। तो कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का क्या होता है? टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, इट मींस देयर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू कंपोनेंट्स आर इन द सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है होमोजेनस मिक्सचर है, पहली बात। दूसरी चीज, एक और चीज बता देता हूँ, आपके सिलेबस में इवन बीएससी में, एमएससी में भी दो ही चीजों का सॉल्यूशन मिलता है, दो से ज्यादा चीजों का सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। तो सीधी और साफ चीज, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चीजें दो ही होती हैं। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन है इसी के अंदर, ठीक है बेटा। मेरे पास आ गया आपका क्वेश्चन, मैं वही चेक कर रहा था, ठीक है। 0.6 मोलर एसिटिक एसिड वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है मेनली, विच आर फर्दर कैटेगराइज। तो इन्होंने दिखा रखा है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहली जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था सॉल्यूशन वाला, उसके अंदर सबसे पहले यही था सारा कुछ, याद है सभी को? यस सर। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि हम इसको Yes, फिर sir. इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट इसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज ए गैस। ये ऊपर वाले से हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इन पैलेडियम। सर हाइड्रोजन और कोई दूसरा हाइड्रोजन एग्जांपल बता पैलेडियम सकते हो? कॉपर डिसॉल्विंग कॉपर इन गोल्ड। गोल्ड, वो तो वो हो गया ना बेटा, सॉलिड सॉलिड। कुछ और बताओ दूसरा एग्जांपल। यहां पर है हाइड्रोजन इन पैलाडियम, गैस है सॉलिड के अंदर। कोई और एग्जांपल नहीं है? सर पैलाडियम, कैम्फर कैम्फर किसमें बेटा? मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन का एग्जांपल है हाइड्रोजन इन प्लेटिनम भी हो सकता है। पैलाडियम और प्लेटिनम, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके मैम। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखिए, डिफाइन। और इसमें भी हम देख सकते हैं गैसेस सॉल्यूशन, गैस गैस गैस, लिक्विड सॉलिड गैस। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस भी दिखा रखा है इन्होंने, ये गैसेस सॉल्यूशन है। एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन का गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन और हाइड्रोजन इन पैलाडियम, सिर्फ एक एग्जांपल है। चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल, ठीक है, इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, बस। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है। एक्स ए हो सकता है या एक्स बी, जो भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मोलैलिटी, सेकंड है मोलैलिटी, डबल एल है, 2 बार एल है इसके अंदर, तो ये छोटे एम से रिप्रेजेंट होता है, और ये होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोलवेंट इन केजी। इन केजी, यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर सोलवेंट इन केजी होता है। बाकी सभी फॉर्मूलों में क्या होता है? नीचे सॉल्यूशन ही मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलैरिटी के बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी में क्या होता है भाई? थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आएगा मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन लीटर में होता है, बस ये डिफरेंस है, बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नेक्स्ट है मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। टोटल मास डायरेक्टली कीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड टू लाइब्रेरी वर्क इन द 68% एसिड बाय एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाले सॉल्यूशन में 68% नाइट्रिक एसिड है। अगर 100 ग्राम, ये बाय मास दे रखा है इसने, क्या वो तो बोला नहीं है कुछ भी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी बतानी है, डेंसिटी बता रखी है 1.504 ग्राम पर ml, इतने ml के अंदर डेंसिटी है। तो इसने मास परसेंट दे रखी है, यहाँ डायरेक्टली परसेंटेज दिए, तो वो मास परसेंट ही है। इसका मीनिंग बता देता हूं कि मीनिंग क्या है।
68% HNO3 है, तो हम इसको लेंगे HNO3 और वो है 68%। ठीक है, इसका मीनिंग मैं ये ले सकता हूं कि 68 ग्राम है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो इसके अंदर वाटर कितना होगा वो आपको पता लग गया। सर पर 68 में क्वेश्चन से में माइनस करेंगे। 68% बाय मास तो दे नहीं रखा। हाँ नहीं दे रखा, लेकिन बाय मास ही होता है ये। ठीक है, HNO3 68 बाय मास ही होता है, तो 32 ग्राम यहाँ पर वाटर है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब उसने बोला मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो गिवन मास 68 डिवाइड बाय मोलर मास, HNO3 का मोलर मास कितना होता है 63। 63। ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या आता है लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन लीटर में, तो सॉल्यूशन तो अपने पास ग्राम में है, लीटर में तो है ही नहीं, और सॉल्यूशन में HNO3 भी मिला हुआ है, तो इसकी डेंसिटी चाहिए बस। तो इसकी डेंसिटी कैसे यूज होगी, ये मोलैरिटी आ चुकी है। सॉल्यूशन इन लीटर 68 डिवाइड बाय 63। अब देखो सॉल्यूशन इन लीटर कन्वर्ट करना, मेरे पास 100 ग्राम है, लेकिन उसने डेंसिटी दी थी 1 पॉइंट, कितनी डेंसिटी दे रखी है 1.504। ठीक है, 1.504 ग्राम जो होता है वो एक्चुअल में 1 ml होता है इसका सॉल्यूशन। ये गिवन है, सॉल्यूशन में इतने ग्राम 1 ml होता है। मेरे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम में कितने ml होंगे पता लग जाएगा। 1 ग्राम में 1 डिवाइड बाय 1.504 ml, और 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.504, ये आ गया ml। मुझे चाहिए लीटर में सॉल्यूशन, तो लीटर कैसे बनाऊंगा 100 डिवाइडेड बाय 1.504 और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1000, तो ये हो गया लीटर। यस क्लियर है, यहां Yes, तक sir. समझ में आ गया सबको? 2.228 आ रहा है। तो देखिए होगा क्या, ये टर्म अब नीचे मल्टीप्लाई में जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा, जो नीचे टर्म है वो ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये डिवाइड के डिवाइड में आ गया, इनटू में 1000 आ गया। ठीक है, तो 1000 से ये पॉइंट अपने आप कट जाएगा, बाकी की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये आ गई मोलैरिटी। यस क्लियर है भाई, इसकी कैलकुलेशन यहाँ दिखा रखी होगी कितनी है, ये 16.23 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनेगा ये। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। Yes. ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दूं, इसी से लिंक करता थोड़ा सा, +1 में था। ठीक है, +1 में था वो, यहाँ आपके पास में सॉल्यूशंस भी सामने होता है, तो इसलिए कई बार आप सॉल्यूशन देख के डायरेक्ट बोल देते हैं, जबकि आपको क्या करना है उसे सोल्व करना है खुद। तो देखिए एक +1 के अंदर एक क्वेश्चन था सिंपल सा, मुझे पूरी सिचुएशन उसकी याद नहीं है, लेकिन वो NaCl की मोलैरिटी दे रहा है। ठीक है, NaCl, इसकी उसने मोलैरिटी दे रखी है NaCl इन वाटर। ठीक, इन वाटर आएगा, 100 लिख रहा हूँ, इन वाटर। ठीक है, वाटर प्लस NaCl होगा, ऑब्वियस है। तो NaCl की यहाँ मोलैरिटी आपको पता है वो है 3 मोल पर लीटर। ठीक है, ये NaCl की मोलैरिटी उसने गिवन कर दी। अब वो कह रहा है मोलैरिटी से M निकालना है। आपको सिचुएशन को एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, वो उस सिचुएशन को देखोगे तो आपको वो बड़ी अजीब लगेगी। मोलैरिटी से M निकालना है, M क्या होता है मोलैलिटी, तो मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये निकालना है। तो इसके लिए आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, जब दोनों फॉर्मूलाज को आप एक्सपेंड करोगे। तो इसकी डेंसिटी उसने गिवन दी है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो मान लीजिए 1 पॉइंट, इसको थोड़ा होल नंबर में लेते हैं ना, थोड़ा आपको दिक्कत ना आए। कितना ले भाई डेंसिटी को, 2 ले लें, 1.5 ले लेते हैं, चलो 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, अब ये डेंसिटी एक्चुअल में तो मेरे को याद नहीं है। अब इसकी मोलैलिटी निकालनी है, तो आप लोग इसकी मोलैलिटी निकाल सकते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से 2 मिनट में मेरे को सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, मोलैलिटी, और सेम एज इट इज जो यहाँ क्वेश्चन भेजा है, मैं इस क्वेश्चन को इतने इस जगह पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूं, वरना आपको सिचुएशन उसकी नजर नहीं आएगी। यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन उतार रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं कर रहा मैं। 0.6 ml ऑफ द एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH आपको दे रखा है 0.6 ml। आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हैविंग द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml, is dissolved in 1 liter of water। ठीक है, तो
1 लीटर वाटर के अंदर इसको डिसोल्व कर दिया। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, ऑब्जर्व दिस स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वाज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग सॉल्व हो जाए तो मेरे को बोलिएगा कितना आंसर आ रहा है। सर 2.26 सर 2.26 2.26 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को अप्रोच बताओ आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया। ठीक है, इतने में नीचे वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कैलकुलेट द सर 2.26 आ रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। ठीक है, आई बताइए कैसे किया। सर पहले सर हम हमें तो हमने मोलैरिटी को रिलेशन डिफाइन लिखवाया था, करेंगे सर। डेंसिटी अपॉन में मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलैरिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1000। सीधा फॉर्मूला लगाया आपने, फॉर्मूला लिखवाया था, इनको आपस में यस चेंज सर, करने सर वाले। हमने रिलेशन लिखवाए थे। हे भगवान, कितने रिलेशन याद करोगे आप लोग। चलो भी, बहुत अच्छी बात है। सर इसमें हमने पहले मोलैरिटी को डिफाइन करा सर, फिर हमने डेंसिटी और 1000 ml से सर हमने मास निकाल लिया पूरे सॉल्यूशन का, और फिर यहाँ पे मोल हमारे पास NaCl का सर, उससे मोलर मास से इंटू करके हमने सॉल्यूट का मास निकाल के उसको माइनस करके हमने सॉल्यूट का मास निकाल लिया, और फिर सर दोनों को मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख दिया आता है। ठीक है, अब मैं सीधा बताऊं, देखिए क्या है। चलो आपने भी सही बताया, मोल तो हमें ऊपर दे ही रखा है, मोलैलिटी निकालनी है 3 मोल, तो सीधा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे सोलवेंट इन केजी है, मेरे पास तो लीटर में है सोलवेंट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस लीटर के ये 1000 ml नहीं बोल सकता, इस लीटर से देखो उसने क्या डेंसिटी क्या दी है सोल्यूशन की, 1.5 ग्राम पर ml। 1 ml में 1.5 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ग्राम सॉल्यूशन आ गया। मतलब ये जो लीटर है ये एक्चुअल में 1500 ग्राम है। ठीक है, सॉल्यूशन है 1500 ग्राम। मुझे पता है उस सॉल्यूशन में कितना है, 1500 ग्राम के अंदर अगर मैं यहाँ इसे सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ध्यान देना, बस यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बजाय कि फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करने के, डीप कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। 3 मोल तो हमारे पास है NaCl, NaCl है 3 मोल। ठीक है, और 1500 टोटल सॉल्यूशन है 1500 ग्राम। तो अगर 1500 ग्राम में से 3 मोल NaCl घटा दूं तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58.5। 58.5 सर। एक मोल में 58.5 ग्राम आते हैं NaCl के। 3 मोल में कितने ग्राम आएंगे, ग्राम आ गया NaCl में, ग्राम में माइनस कर दूंगा। ठीक है, जितना भी आएगा ग्राम में माइनस कर दूंगा 1500 में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सोलवेंट इन ग्राम आ जाएगा। मुझे सोलवेंट इन केजी चाहिए, इसमें से 3 मोल NaCl के घटाओ, सोलवेंट इन केजी आ गया, बात खत्म। क्लियर है भाई, यस सर बस यही करना और कुछ नहीं करना। तो नीचे जो है वो सोलवेंट इन केजी भरना है अपने को, और वो कैसे आएगा, 1500 में से, यानी 1500 में से माइनस हो जाएगा 3 मोल NaCl। ठीक है, ये आ गया ग्राम, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया लीटर। बस ये चीज जो है इसके नीचे आएगी, सिंपल और साफ। 3 मोल 1500 माइनस 3 डिवाइड बाय दिस। ठीक है, अब देखो भाई, ये सबको क्लियर हो गया कैसे निकला। यस सर। बहुत Yes, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। देखो रिलेशनशिप की बजाय इसका मैंने कभी रिलेशनशिप यूज नहीं किया। ठीक है, मुझे पता भी नहीं कि इनमें रिलेशनशिप भी होते हैं। क्लियर और साफ चीज बता देता हूँ कि इनका एक अलग से फॉर्मूला भी बनाते हैं। ये ट्रिक्स या फॉर्मूलाज जो हैं ये बहुत से टीचर्स सिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतने ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इतने ज्यादा हो जाएंगे कि फिर आप फॉर्मूले याद करते रह जाओगे। बहुत ज्यादा हमें इतने फॉर्मूले नहीं याद करने हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, फिर भी अगर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को याद करना पसंद करते हैं, टीचर टू टीचर एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट चॉइस होती है, तो चॉइस आपके सामने, मैं उसको जनरल करके ही करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा रिलेशन है। आपको ये अगर पता है तो इसके डेप्थ में घुस सकते आंसर 2.3 है। हैं। मेरे को नहीं पता बेटा, मैंने तो सिर्फ रैंडमली क्वेश्चन दिया, आप लोग निकालिए कितना निकलेगा। यस पर आंसर निकालें, देखो 2.26 आ रहा है। 2.26 सर आ रहा है। 2.26 आ रहा है। चलो 58.5 मल्टीप्लाई में है 3, मैं निकाल ही देता हूँ कितना आएगा, 175.5 है माइनस 1500 आ गया 1324 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया 1.3245, ये आ जाएगा। यानी कि ऊपर है 3 मोल, नीचे आएगा 1.3245। ठीक है, ये आएगा इसका जो लास्ट फाइनल आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद इसको डिवाइड कर लो, आगे तो मुझे लग रहा है सिंपल ही है, 3 डिवाइड बाय 1.3245, दैट विल बी 2.26 आएगा बेटा, 2.265। ये सर अगर अप्रोक्सीमेटली 2.3 लिख दे तो कोई गलत तो नहीं है Yes, ना? sir, हाँ 2.26. सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गई इसकी मोलैरिटी m, बड़ा M, और पहले उसने क्या दिया हुआ था, नहीं बड़ा M नहीं छोटा m आएगा, सर ठीक है। मोलालिटी है ना? हाँ 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 बेटा, छोटा m आएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका m, छोटे वाला m, दैट्स इट, दैट इज द राइट आंसर। यानी किसी मोलैरिटी को मोलैलिटी या मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको डेंसिटी जरूर चाहिए। अगर डेंसिटी नहीं दी है, सपोज दैट अगर डेंसिटी नहीं दी है तो क्या, देन व्हाट, तो डेफिनेटली सोल्यूट इतने कम अमाउंट में होगा, इतने कम में होगा कि सोल्यूट को भूल जाओ, उसको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी सोलवेंट है या सॉल्यूशन है जो टोटल दे रखा है, उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो डेंसिटी से, और उसी को डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट करके एमएल से, क्योंकि पानी होगा, पानी को तो एमएल से ग्राम में या ग्राम से एमएल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप सोल्यूट को नेग्लेक्जिबल अमाउंट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir, क्लियर है भाई? water के case में होता है Yes, वैसा। sir. हाँ वाटर के केस में होता है, ओनली वाटर केस, ठीक है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, जो हमें जहां यहां से मिला है, जो इस क्वेश्चन की सिचुएशन देखिए बेटा, क्या कहती है ये, 0.06 ml आपके पास में क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सर इसमें अब वैन देखिए, ऑफ फैक्टर आ गया था, और लेकिन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाँ वो, हाँ वो नो फैक्टर वो भी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे बेटा। तो देखिए जरा, अब इसमें कैसे ये सोल्व कैसे होगा, इसके अंदर शुरू वाला पोर्शन तो बहुत आसान है, आपको इजी लगेगा ये, लेकिन उसके बाद वाले पोर्शन में हो सकता है कि आपको कुछ गड़बड़ लगे, और वो बाद वाला ही हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दिया, वो 0.6 ml दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, डी डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की इतने ग्राम पर ml, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है इतना डिग्री सेल्सियस है, आई की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आई की वैल्यू कैसे सर होती है, ये अब अल्फा नहीं आपको निकालना पहले, सर, के ए निकालना है। अल्फा नहीं निकालना क्या, दोबारा पढ़ता हूँ मैं के सिचुएशन। ए निकालना है सर। हाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकलेगा, मैं अल्फा सोच गया था उसको, ठीक है ठीक है, आपने कल भी बताया था ये, है ना, के ए, ठीक है यस ठीक सर। है ठीक है, के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। तो सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है अभी, डेल्टा टीबी इक्वल क्या होता है, आई इंटू के बी, IKB है। है ना, यस सर। और मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर आई क्या यहाँ से निकल सकता है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इस फॉर्मूले से आई निकल सर सकता है? हमें मोलैलिटी फाइंड करके निकाल सकते हैं। मोलैलिटी निकल सकती है, 0.6 ml सॉल्यूशन है, और 1 लीटर, मैंने वहां पर लिखा हुआ 1 लीटर पानी के अंदर इसको डिसोल्व कर रखा है, ये ध्यान दे लो। ये चीज, ये वाली सिचुएशन शायद आपने इधर देखी नहीं ना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ दिया है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सिचुएशन लिखना हूं, और आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए। 0.6 ml आपके पास सॉल्यूशन है, किसका, एसिटिक एसिड का, और 1 लीटर सोलवेंट है, दोनों को मिक्स कर रखा है इसने, टोटल 1 लीटर वाटर में 0.6 ml डाला हुआ है। तो यहाँ से मोलैलिटी निकाल सकते हो, मोल पर, सर यहाँ पे जो डेंसिटी है वो एसिटिक एसिड की है। ये भी मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, मैंने हैविंग, यस एसिटिक एसिड की डेंसिटी है बेटा ये, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसी की डेंसिटी आएगी, ठीक है, डेंसिटी एसिटिक एसिड की है। तो एसिटिक एसिड की डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं, इसके ग्राम निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो वो निकालेंगे हम। तो 1.06 ग्राम में होता है, और सॉरी ml के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, 1 ml में होता है 1.06 ग्राम, ठीक है, और कितना अपने पास 0.6. 0.6 है, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.06 मल्टीप्लाई में 0.6 कितना आएगा भाई, कैलकुलेटर किसी के पास तो कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ। So 633. 0.636। 0.636। 636, ठीक है, ग्राम, मतलब हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन के अंदर, सिंपली मैं इसको यहां लिख रहा हूं 0.636 ग्राम मेरे पास एसिटिक एसिड है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 लीटर पानी है कि सॉल्यूशन है, हैविंग डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर है, वाटर है अकेला, तो मोलैलिटी यहां से आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी, सॉल्वेंट को सीधा 1000 ग्राम ले सकते हैं। हाँ। तो 1 लीटर बिल्कुल लिख सकते हैं, पानी का 1 लीटर और 1000 ग्राम बराबर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है, इतनी सिचुएशन सबको क्लियर हो गई? यस सर। तो देखो यहां से मतलब मोलैलिटी निकल सकती है, मोलैलिटी निकल आई, उसके बाद में केबी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसने दे रखा है, ये रहा, ये भी पता है, केबी, क्या केबी दिया हुआ है क्या,
सर नो नो क्वेश्चन सर। में के भी दिया हुआ है। नहीं सर। ऑब्जर्व्ड स्ट्रेंथ नहीं दिया वाज सर, कांस्टेंट है ना। इतने डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो निकल तो सकता है वैसे तो। पानी सर के लिए पर कितना होता है वाटर केबी की की वैल्यू? केबी 1.86 होती है। 1.86 0.52 किसका होता है? सर 0.52 kb होता है, kf होता है 1.86। सर वो सर मेल्टिंग केबी होती बॉइलिंग है पॉइंट के लिए होता है सर। 1.86 और 0.52 केएफ होता है। तो यहाँ क्या आएगा? सर वो आप जो कह रहे हो 0.52 बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात है। ठीक है, ये फ्रीजिंग है, मैंने इसको केबी लिख रखा है, यहाँ भी फ्रीजिंग लगाना पड़ेगा KF। सर ठीक है, केएफ तो होगा और डेल्टा 1.86 है, टीएफ होगा। 1.86 है ना वो, यस सर। तो सर डेल्टा नहीं, टीबी 0.52 होगा सर, 1.86 बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। दोबारा से चेक कर लो ध्यान से। सर 1.86 ही आएगा सर इधर। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मेरे को भी कर रहे हो आप सर लोग। सर कोई बात मैं नहीं, कह उसको रहा हूँ देखते सर, हैं, सच रुको कह रुको, रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, 1 मिनट रुको, कोई बात नहीं। तो देखो डेल्टा टीबी दे रखा है 0.0205 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बराबर होंगे, क्योंकि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या दे रखा है भाई? सर डेल्टा चेंज। टीबी दे रखा है या डेल्टा टीएफ दे रखा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? TF होता है, ये यस TF सर, ही आपने होगा बेटा। टीबी लिखा है ना। अरे वो दोनों तरफ ही बी लिख दिया था बेटा, ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया था, ठीक है, TF। तो देखो ये आ गया। अब इसके बाद में देखिए आई की वैल्यू यही तो फाइंड करनी है, फिर उसके बाद में KF आपका कितना आएगा? 1.86 1.86। 1.8 इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने निकलेंगे अभी? गिवन मास 636 है, डिवाइड बाय मोलर मास। एसिटिक एसिड का मोलर मास बताइए कितना होता है? 12 दूना 24, 16 दूना 32, 60 आएगा सर। 60। 60 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 60। और इनटू में क्या होता है? सॉल्यूशन इन लीटर और सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट इन केजी, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। यहाँ से अब यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए, सर बाकी सब क्लोजअप ले जाओ। 1.041 आएगी आई की वैल्यू। ठीक है ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये इधर आएगा, ये आएगा 1.039। 1.86 और डिवाइड में आएगा, ये भी डिवाइड में आएगा 636, ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई में आ गया। 1 पॉइंट कितना आ रहा है? सर 0.041। 041, ठीक है, ये आ गया आई की वैल्यू 1.041। आई निकाल लिया। अब के क्या होता है? अब के निकालना, और के क्या होता है, इसी में प्रॉब्लम थी ना बेटा, व्हाट इज के? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा के को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको के पता होना चाहिए कि के है क्या। सर इसमें ऑसवर्ल्ड हाँ डिग्री ऑफ वही लगेगा CH3 COOH। ये क्या होता है भाई? ये इक्विलिब्रियम के अंदर जब जाता है, CH3COO माइनस और H CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, फिर उसके बाद में क्या लिखते होते हैं, इसका के कैसे आएगा। मान लीजिए ये 1 मोल था, 1 टोटल, इसका 1 एक एटम था, ठीक है, एट टाइम टी, जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं गया। क्लियर है? तो ये कितना हुआ? 1 माइनस अल्फा जो है वो, और नहीं, ये अल्फा मान लो उसमें से टूट गया, यहाँ पर भी अल्फा टूट गया। अभी तो ये 0 होंगे ना। हाँ, यहाँ 0 सर पहले आएगा। इसमें तो 0 होंगे अगले ना। स्टेप 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये कुछ टूट गया और वो अब कितना रह गया, तो दूसरी तरफ कितना आएगा? ये भी अल्फा, ये भी सर अल्फा, अल्फा अल्फा। ठीक है। अब क्या होता है, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, याद है ये चीज किसी को? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यस सर याद है। जैसे याद है। एक्टिव मास का रूल। सर है ना? हाँ बेटा, सर आपने यहाँ पे 1 मोल क्यों लिए? मोल तो हमने ऊपर निकाल लिए थे ना एसिटिक एसिड के, जिन्हें हमने लिए थे। 1 मोल नहीं है, 1 का मतलब है टोटल। अच्छा ठीक है सर। 1 का मतलब यहाँ पर टोटल है, याद रख लेना, ठीक है। तो यहां हमारे पास सीधा सीधा आ गया 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते होते हैं? के सर CH3CO माइनस अल्फा स्क्वायर, मल्टीप्लाई H प्लस। हाँ सर। हाँ, डिवाइडेड बाय 1 1 माइनस 1 माइनस माइनस अल्फा। ठीक है। अब यहाँ जो टोटल कंसंट्रेशन हमने 1 लगाई थी, अगर 1 की जगह C लगा दोगे तो वो C अल्फा स्क्वायर और C माइनस अल्फा आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अल्फा, अब आपको अल्फा पता होना चाहिए बस। अल्फा, यू शुड हैव टू नो अल्फा। पता है किसी को अल्फा अब कैसे निकलेगा? अब जरा अल्फा सर बताओ। वो वाला वेंट ऑफ फैक्टर का जो दूसरे वाला फॉर्मूला लिखवाया था आपने, T माइनस T अल्फा प्लस। सर 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई करेंगे तो आ जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर के इक्वल।
देखो मैंने अल्फा के लिए एक और फॉर्मूला निकलवाया था, आई के लिए एक फॉर्मूला निकलवाया था। क्या यस था सर, वो आई के लिए फॉर्मूला? टी माइनस डिसोसिएट हो टी रहा है ना, डिसोसिएट हो रहा है, टी माइनस टी अल्फा प्लस प्लस एन टी अल्फा एन टी अल्फा अपॉन टी। डिवाइडेड बाय एन टी अल्फा, एन से मल्टीप्लाई होगा कितने में, ठीक है, एक के दो बन गए तो ठीक है, हाँ, डिवाइड बाय टी। तो आई की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है? 1.04, यस सर, 1.041 इक्वल होगा टी, टोटल जितने थे, मान लो टोटल अगर 1 हो, अब यहां आप उस फॉर्मूले को ऐसे सोल्व कर सकते हो, टोटल 1 है तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, प्लस एन की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड कितने में टूटता है? 2 हिस्सों में टूटता है, यस ठीक है। सर, तो में तो यहाँ 2 आएगा, टी अल्फा, अब टी इंटू अल्फा, टी 1 था, अल्फा कितना है पता नहीं, ठीक है, अल्फा ही तो निकालना है पहले, डिवाइड बाय टी, टी मतलब 1। क्लियर है? यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी अल्फा की वैल्यू भाई? 2 अल्फा आ गया और माइनस में अल्फा आ गया, ये 0.04 अल्फा ही आ गया, 1 माइनस अल्फा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1.041 इक्वल 1 क्या आएगा प्लस अल्फा, प्लस अल्फा है ना, तो Yes. अल्फा इक्वल 1 इधर चला जाए 0.041 0.041, ठीक है। अब यहाँ आपके पास में अल्फा की वैल्यू है तो के ए की वैल्यू निकाल सकते हो, पुट कर सकते हैं, यस सर, तो यस के ए सर, कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना आता है? 0.041, इसका स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.041, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है भाई बताओ, एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए अपने को, 0.41, ठीक है। किसी का कैलकुलेटर है तो सॉल्व कर सकता है, वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। 0.041, यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं कैलकुलेशन में लगा रहूं तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है, दैट इज वाई मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 001681 ये आ जाता है स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 माइनस अल्फा, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई ये बताइए जरा? 0.959। 0.85 इतना आएगा, यस सर, ये आएगा। ठीक है। तो बताओ जरा अब अल्फा कितना हो गया? approximately 0.4 0.16881 डिवाइडेड बाय 0.959, sir approximately 0.4 0.0017 आ रहा है, 0.4 कैसे आ रहा है? हाँ, yes मैंने sir गलत किया क्या? मेरा सही है क्या? यार सही है आपका सर, सही है। 0.00175, 0.00175, दैट इज द राइट आंसर। देखो बेटा मैच करो, आपके आंसर से वो मैच हो रहा है क्या? सर इसका इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, जिसने एसिटिक के लिए थे हमने, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, आपने टोटल 1 लेके किया था तो सी अल्फा होगा ना वहाँ पे। अरे नहीं नहीं, सर अल्फा क्या 1 होता है? माइनस 0. अल्फा, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 1 में से निकाली जाती है वो, 1 में से, यानी टोटल मोल अगर 1 है, टोटल मोलिक्यूल अगर 1 है तो 1 में से इतना हिस्सा टूट जाता है उसका, अल्फा तो होता ही ये है, वो हमेशा सर लेकिन अल्फा रेशियो होता थोड़ी, है। हमें तो के ए निकालना है ना। तो के ए अल्फा से निकल गया ना, डायरेक्ट के ए तो निकला बेटा, उसमें तो आप मल्टीप्लाई क्यों करोगे? अब के ए डायरेक्ट निकल गया ना, नहीं समझ में आया? आपका आंसर गलत आ रहा है क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ, आंसर सही आया कि नहीं आया? नहीं आंसर सर, चेक करो, आंसर सही नहीं आया इस क्वेश्चन का। नहीं सर, अच्छा, अभी इसमें और कमी भी रह रही है क्या? अब और क्या निकालना था भाई? नहीं सर, यही आ रहा है, यही आ रहा है। 1.86 दिया है उसने। सर 1.86 इंटू 10 की पावर -5। रुको, यानी हमारा के ए जो आता है 1.86 इंटू 10 पावर -5। -5 ये आ रहा है, तो हमने क्या गड़बड़ करी है अभी? के ए इक्वल अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, कंसंट्रेशन तो यहाँ कंसंट्रेशन मान लीजिए, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी थी क्या? यस सर, हमने ऊपर 0.6 निकाली तो ml है, थी। हाँ कंसंट्रेशन इसकी निकाल रखी हमने, 0.6 है ना, 0.6 ml दे रखा है, तो ये इतने ग्राम कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इतने ग्राम है 1 मोल में, तो इसकी मोलैरिटी या मोलैलिटी एक ही बात है वो तो, है ना? फिर मोलैरिटी निकाल कर सेम टू रुको वही करते हैं फिर, मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.636 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई में
सॉल्यूशन इन लीटर आएगा तो 1000 का वो तो 1 लीटर ही मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत माइनर सा है। कितनी आएगी भी मोलैरिटी निकालना जरा, मोलैरिटी को सॉल्व कीजिए उसके बाद में देखते हैं। 0.0.06 यस सर यही आएगी, सेम ही आएगी 0.0 106 0.0106 0.0106 इतने मोल है। तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सी से कर दिया, इसको सी से कर दिया, तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला बनता है के ए इक्वल सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी सर माइनस सी अल्फा। सर तो सी सी स्क्वायर कॉमन अल्फा आता है। स्क्वायर होगा ना? हाँ 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 हाँ, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और नीचे आएगा अरे वो सी अल्फा स्क्वायर ही बनेगा, रुको रुको सर नीचे सी, से ए सी कट जाएगा ना उससे। हाँ वो सी कट जाएगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा, यानी सर इसकी बस इनटू कर ठीक दो है सर उसको ये, फाइनल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आएगा मल्टीप्लाई में, इसी के मल्टीप्लाई में हम करने वाले हैं 0.0106 0.0106 दैट इज आंसर। निकालो भाई दोबारा से अब इसको मल्टीप्लाई करके 0.00175 मल्टीप्लाई में 0.0106। हाँ सही आ रहा है भाई। अब 0000 1855 मतलब हमने फॉर्मूला गलत कर दिया था, हम सही थे, ठीक है। ये सी नहीं लगाया था क्योंकि मैं 1 में से मान रहा था, एक्चुअल में वो सी तो लगेगा किसी भी एलिमेंट के साथ में, ठीक है। ये आएगा बेटा, यस सर वही बोल रहा था मैं, सी क्योंकि लाएगा। मुझे लग रहा था कि मैं कहा यार ये ऐसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है, दैट इज द फॉर्मूला। उसमें हमने गड़बड़ कर दी। ये रहा सी, यहाँ पर भी सी से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर सी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये आ गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये 10⁵ तो लग ही जाएगा, दैट्स इट। समझ में आया भाई? यस सर Yes, क्लियर। sir. ठीक है, चलो इसको थोड़ा दोबारा से रिमाइंड करते हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में अगर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हैं ना तो उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है। देखो क्या दिया था इसने, ml दे रखा था, पानी दे रखा था कोई, और एसिटिक एसिड दे रखा था, ग्राम पर ml में इसकी डेंसिटी दे रखी थी। तो इसको ml से हमने ग्राम में बदल लिया। ग्राम में बदलने के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, TF दे रखा है, KF दे रखा है। KF हमें पता होता है, वैसे इसने दिया नहीं बट हमें पता होता है, या यूं समझ लो कि उसे गिवन देना चाहिए था, ठीक है। तो बट इसने नहीं दिया, कोई बात नहीं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसके बाद क्या होता है, इसने KF मान लो, वैसे तो डेफिनेटली से देना चाहिए बट चलो हमें याद था। मोलैलिटी हमने निकाल ली, मोल पर लीटर, मोल कितने हैं तो ये ग्राम में है, डिवाइड बाय मोलर मास, और लीटर जो है वो 1, और सोलवेंट जो 1 kg है। इससे मोलैलिटी निकल गई तो हमारे पास ये आ गया आई। अब आई की वैल्यू आती है इतनी, ठीक है। Yes, sir. पहला फॉर्मूला तो ये। अब इसके बाद में उसने पूछा अल्फा, तो हमें पता है आई को ना ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है आई को निकालने का। तो आई का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू, अब दूसरे फॉर्मूले से नहीं, पहले के ए, फिर उसके बाद में हमें निकालना था के ए। तो के ए के लिए फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहां अल्फा हमारे पास नहीं है तो आई की वैल्यू इस फॉर्मूले से भी होती है, यहां से अल्फा निकल गया, अल्फा के ए के फॉर्मूले में भरा। के ए निकालना यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ना, इसको जरूर ध्यान से कर लेना कि किसी भी रिएक्शन को ऐसे ही लिखना है, इक्विलिब्रियम में लिखना है। पहले उसकी कंसंट्रेशन 1 थी, उधर दोनों तरफ 0 थे, बाद में कंसंट्रेशन क्या हुई, मान लो कि वो कुछ कंसंट्रेशन उसकी माइनस होगी। ये C1 माइनस अल्फा कैसे आया, ये चीज सभी बच्चों को समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, Yes, कौन sir. ऐसा कोई है जिसको ये चीज समझ में ना आई हो? ये C1 माइनस अल्फा क्यों आता है? देखिए जहां मैंने ये T लगा रखा है ना, ये वैसा ही है कि टोटल कंसंट्रेशन मान लो T थी, T कंसंट्रेशन में से कुछ टूट गए मॉलिक्यूल। कितने टूटे? अल्फा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो मान लो कि T इंटू अल्फा, मतलब अल्फा को T से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मान के चलो कि अल्फा का मतलब है कि 5वां हिस्सा, उसका 5वां हिस्सा टूट गया, 5वां हिस्सा मॉलिक्यूल का टूट गया, ये अल्फा होता है। तो 5वें हिस्से का मतलब टोटल मान लीजिए जितने थे, अगर मैं उसको 1/5 कर दूं तो इतने टूट गए। ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो यानी T माइनस T इंटू अल्फा, टोटल को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टूटे हुए मॉलिक्यूल है, ये है डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, टोटल में से T अल्फा को माइनस कर दिया तो बचे जो ये बचे हुए मॉलिक्यूल है। T की जगह पर यहां पर हमने C लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ T को कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस अल्फा आएगा, यानी C को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा ही अंदर बचेगा।
ठीक है, तो ये 1 माइनस सी 1 माइनस अल्फा यहां आया। अब देखो नेक्स्ट ये सी अल्फा क्यों लिखा, ये तो है कि जितने बच गए, पहले 1 थे, अब बचे कितने, सी माइनस 1 माइनस अल्फा बच गए, और यहां पहले थे 0 जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी। अब 0 से कुछ मॉलिक्यूल, अब देखो जितने ये टूटे, टी इंटू अल्फा टूट गए ना, ठीक है, टी इंटू अल्फा टूट गए, तो टी इंटू अल्फा ही तो ये बनेंगे, क्योंकि एक के दो बन रहे हैं, और एच पॉजिटिव भी टी इंटू अल्फा बनेंगे या सी इंटू अल्फा बनेंगे, आप ये समझ सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से फिर से बताता हूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है, याद रख लेना, ठीक है। वो एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास टोटल 10 मॉलिक्यूल हैं, इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, अल्फा की वैल्यू जो है वो मान के चलो कि 1/5 है, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर है टोटल तो उसका 5वां हिस्सा टूट जाता है, एक मॉलिक्यूल का 5वां हिस्सा। तो 10 मॉलिक्यूल में से कितने टूटेंगे, तो मेरे पास टोटल थे 10, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल टूट गए, 10 इंटू 1/5 करूंगा मैं, तो यानी कि 10 माइनस 2 मॉलिक्यूल टूट गए। तो 2 मॉलिक्यूल टूटे, तो यहां मैंने जो लिख रखा था ना, ये देखो सी का मतलब है टोटल 10 है, 1 माइनस अल्फा कर रखा है, 1/5 कर रखा है, आप इसको सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 माइनस 10 इंटू 1/5 वही आएगा, सेम टू सेम। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। 10 में से 2 टूट गए, तो बचे कितने, 10 माइनस 2 बचे, मतलब 8 मॉलिक्यूल बचे, तो ये सी 1 माइनस अल्फा 8 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये कितने हिस्से हुए भाई, देखो 2 मॉलिक्यूल टूटे हैं, अब ये आपको कंफर्म हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल टूट गए, तो जो 2 मॉलिक्यूल टूटे, एक मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूटता है, तो CH3COO नेगेटिव भी तो 2 बनेंगे, और H पॉजिटिव भी तो 2 बनेंगे, क्योंकि एक के 2 बन रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल टूटे, तो 2 ही नेगेटिव आयन बने और 2 ही पॉजिटिव आयन बने। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। तो अब वो निकाला कैसे था हमने, C इंटू अल्फा करके 2 निकाला था, तो C इंटू अल्फा, यानी ये इसके जनरलाइज फॉर्मूला बनाया है, ये C इंटू अल्फा वाला। अब अगर किसी और चीज में 3 मॉलिक्यूल टूट रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। सपोज मैं अब आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है। बाकी के फॉर्मूले आपको पता है, के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होती है, ये पर्टिकुलर चीज में किसके लिए होती है पता है, ये हमने यहाँ पर बनाई है एक्चुअल में, ध्यान से देखना, ये मैंने यहाँ अप्लाई नहीं की है, ये मैंने यहाँ बनाई है। ए की वैल्यू किसी और चीज के लिए कुछ और हो सकती है, देखो कैसे। मान लो आपके पास में H4PO3 ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, या PO4 होता है शायद वो, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर दैट कंप्लीटली। तो इसके अंदर क्या होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 बता दीजिएगा, उसका भी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ठीक है बेटा, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो H4PO4 सपोज दैट इसमें 3 H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, 3 H पॉजिटिव आयन प्लस H3PO4 H, ठीक है, HPO यहाँ पे H3PO4 नहीं आएगा। नहीं बेटा रुको, फिर मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। सर H3PO4 होता है, डबल बॉन्ड O होता है, फिर उसके बाद में OH, यहाँ पर भी OH, ठीक है, और यहाँ पर भी OH, H3PO4 होता है, बिल्कुल ठीक है, H3PO4। तभी मेरे को इस फॉर्मूले में थोड़ा डाउट था, ठीक है, स्ट्रक्चर आता था मुझे बस। तो देखो 3H पॉजिटिव आयन प्लस PO4 नेगेटिव, ये आयन्स इसके टूटते हैं, क्लियर है। इसमें अल्फा निकालेंगे, तो मान लीजिए कि ये 1 था, इसकी कंसंट्रेशन शुरू में थी C और इसकी थी 0, इसकी थी 0। अब ये ऐसे लिखना गलत है, तो कैसे लिखें इसे, अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, H पॉजिटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो आप रट लोगे, बट रटना नहीं है उसे, उसको निकालते कैसे हैं ये चीज पता होनी चाहिए, प्लस PO4। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी थी 0, इसकी थी 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, ठीक है, जब कंप्लीट कंसंट्रेशन थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, C1 माइनस अल्फा टूट गए कुछ मॉलिक्यूल, तो जो बचे मैंने उसको माइनस कर दिया। तो इसको हम ऐसे लिखते होते हैं कि टोटल C थे, C में से कुछ टूट गए, कितने टूटे, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो अल्फा को टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी C से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उतने टूट गए, ये हैं टूटे हुए, ये हैं टोटल, टोटल में से इतने टूट गए, तो माइनस में जो बचे, तो ये बचे हुए हैं टोटल, इतने इस तरफ बच गए जो टूटे नहीं। ये बात कंफर्म्ड है सभी को? यस सर। यस सर। और
जो टूट गए ये हैं, सी अल्फा टूट गए, तो भाई सी अल्फा टूटे हैं, मान लीजिए ये 10 मॉलिक्यूल हैं जो टूट गए, तो ये H पॉजिटिव आयन भी तो 10 बनेंगे ना, तो यानी यहां पर भी सी अल्फा आएगा, सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा। क्लियर है? अब आप के ए निकालना चाहते हो, के ए क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ क्या आएगा? सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो ये सी अल्फा जो है कितनी बार है? 4 बार, इसकी पावर आएगी 4। डिवाइड में क्या आएगा? सी माइनस सी अल्फा, तो इसको जरा सॉल्व करें तो सी अल्फा इसकी पावर 4, इसकी सी पावर क्यूब 4, अल्फा की और यहाँ पावर 4 सी अगर अपॉन कॉमन निकाल लें 1 माइनस अल्फा बचेगा, तो 1 से यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 और ये कितना आ जाएगा? 3 रह जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये आ गया सी की क्यूब अल्फा की 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला बनेगा के ए के लिए। ये बात समझ में आई? मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि आप उस फॉर्मूले को याद मत करना। बच्चे क्या करते हैं जनरली, इस फॉर्मूले को बस याद कर लेते हैं। आपको याद हो कि मैंने यहाँ पे पहले शुरू में सी नहीं लगाया था क्योंकि मैं उसको 1 लेके चल रहा था, यहाँ मैंने ये स्टेप गलत लिखा था, ये 1 है, वो 1 माइनस सी अल्फा होता है, यहाँ सी लिखना चाहिए था, ठीक है, तब वो गलत होता ही ना। क्लियर है? तो ये सी है तो अपने आप सी आ जाता, वरना वो सी नहीं आया था। तो मैं उसको बना रहा था, आई डोंट रिमेंबर द थिंग्स, आई जस्ट बिल्ड देम, कि वो एक्चुअल में कैसे काम करती हैं। अगर मैं इसको रिमेंबर करता तो मुझे ये फॉर्मूला याद रहता, बट ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, सिर्फ इसके लिए, या फिर किसके लिए है? H2SO4 जैसे मॉलिक्यूल के लिए जिसमें 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज दो करता है। पार्ट में टूटता है। हाँ, MgOH ट्वाइस जैसे के लिए जो 2 पार्ट में सिर्फ टूटता है। अगर कोई 2 से ज्यादा टूट रहा है, जैसा हमने एग्जांपल लिया, तो उसके लिए आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो आप हर किसी के लिए ये बनाना सीखिए बजाय की फॉर्मूला याद करने के, क्योंकि इसके लिए के का फॉर्मूला क्या होगा? सी क्यूब अल्फा 4 1 माइनस अल्फा होगा। समझ में आ गया भाई सबको? सर ये वो गोल्डबर्ग एंड वागे के रूल से भी हो सकता है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वगैरह। कैसे कैसे? सर मतलब वो 3H प्लस में टूटता है ना, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3, और एक PO4 में टूटा है तो PO4 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। सर हाँ ऐसे। ठीक है, 3 कर दिया, उसको 1 कर दिया, देन सर फिर इसको सॉल्व करते हैं ना, जैसे हमने इक्विलिब्रियम में सीखा था। हाँ, तो ये वैसे ही सोल्व है, इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है ये वही तो चीज है यस बेटा सर। उसमें। और आपने क्या अलग सीखा था क्या कुछ? मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ इसको, नो सर। है ना। हाँ वही चीज है, बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। लेकिन जनरली क्या होता है कि इसको के को काउंट करते टाइम ये चीज बच्चे मिस कर जाते हैं कि उसको सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा याद करते हैं। वो याद मत कीजिए, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा मुझे भी हल्का हल्का याद रहता है क्योंकि बार बार करवाने से वो याद हो जाता है, बट आपको ये निकालना सीखना है, दैट इज द पॉइंट। ठीक सर है, ये तो क्लियर एक है? पर्टिकुलर केस होता है, हम पढ़ते हैं जब पीएच निकालते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये समझ में आ गया भी सबको? यस सर, चलिए क्लियर। ठीक है। अब एक बच्चा क्वेश्चन बता रहा था, 33 नंबर है क्या बेटा क्वेश्चन नंबर? वो 4th क्वेश्चन हमारा हो चुका, नाइट्रिक एसिड वाला है ना, ये कर लिया ना सभी ने? ठीक है, ये हो चुका है। आगे देखते हैं 33 नंबर। चलो सेम क्वेश्चन वैसा ही करते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहां पर है। 33 ये अभी 33 ठीक है। ये देखो 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH। अब हमारे पास CH3 वाला नहीं है, CH2F है, एक H हटाकर, और COOH। ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, फ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो वहां वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इसके ग्राम दे रखे हैं, ये है 19.5 ग्राम, ठीक है, जो हमारा एसिड है, और वाटर जो है वो 500 ग्राम है, H2O। इसके अंदर इसको डिसोल्व कर दिया। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 1 डिग्री है। कैलकुलेट द वॉन होफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फ्लोरो एसिटिक एसिड। फ्लोरो एसिटिक एसिड, जबकि केएफ की वैल्यू देखो, इसने सही दिया है, केएफ दे रखा है ना। मैं बोल रहा था कि उस क्वेश्चन में केएफ होना चाहिए था, है ना। क्लियर है? तो यस सर। इसको भी वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम है। तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें सबसे पहले तो टी एफ इक्वल क्या होता है भाई? डेल्टा टी एफ आई लक्ष्मी, ये कपड़े चला वाले। बेटा बंद कीजिए अपनी वॉइस को, बंद कीजिए, माइक ऑफ कीजिए बेटा। के एफ
मल्टीप्लाई में m मोलैलिटी, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 केल्विन सेम ही रहेगा। डेल्टा टीएफ की वैल्यू तो 1 आ गई, इक्वल आ गया आई के, आई निकालेंगे यहाँ से, केएफ की वैल्यू 1.86 है वाटर के केस में। मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे आएगी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना, उसका 60 था ना, यहाँ पर एक H था, इसमें फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन का मोलर मास कितना होता है भाई, 19 19 होता है। एक माइनस कर दो उसमें से, क्योंकि एक हट चुका है, 18 जोड़ दो, 18 78, इज दिस राइट, कैलकुलेट, यस सर 78 होगा सर। ठीक है। फिर उसके बाद में सोलवेंट इन केजी, तो सोलवेंट हमारे पास 500 ग्राम है इन केजी, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, 0.5, मोलैरिटी 0.5 हो जाएगी टोटल, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आई, तो आई को निकाल लो, अब बाकी सब वैल्यूज हैं हमारे पास, तो आई आ जाएगा, ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आएगी, दे रखी यहाँ पे कहीं क्या किसी ने, 1.075 1.075, ठीक है, ये आई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा, तो उसके लिए हाँ। सर ठीक है, सर के ए निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो के ए की वैल्यू क्या होती है, फिर के ए निकालेंगे, के ए की वैल्यू के लिए क्या लिखें, सबसे पहले CH2FCOOH, एच ठीक है, क्योंकि ये भी दो में ही टूट रहा है, तो फिर वही, वैसे तो हम सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट वी विल नॉट डू दैट। याद रखना ये प्रोसेस आनी बहुत जरूरी है, फॉर्मूला मत लिखिएगा बार बार, हालांकि दो के लिए वही होता है, वो माइंड में है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तब सब ठीक हो जाता है, लेकिन उससे पहले ऐसा मत करना। ये आ गया 0, ये आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1 C1 माइनस अल्फा, यस और सर इस तरफ सी अल्फा प्लस C. सी अल्फा, फॉर्मूला हालांकि सेम ही आएगा। तो के ए की वैल्यू क्या होती है भाई, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। जब इसको प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसको याद करने का तरीका देखिए, ये है प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल रहे हैं हम, कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर होती है, सबके नीचे लीटर है, लीटर से लीटर कट जाएगा, तो कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन करेंगे, लीटर से लीटर कट जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, यही कर रहे हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, ये करते हैं हम के ए निकालते टाइम, प्रोडक्ट के मोल डिवाइड बाय रिएक्टेंट के, तो रिएक्टेंट के कितने आए, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, अब हम कहेंगे ये तो कंसंट्रेशन थी, तो लीटर से लीटर कट जाएगा, सिर्फ मोल ही बच जाएंगे। क्लियर है ये बात, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर वाला आ जाएगा, तो ये आ गया। अब यहां से ये क्वेश्चन इतना होने के बाद अब हमें अल्फा निकालना, तो अल्फा निकालने का तरीका क्या होता है, आई जो हमें गिवन है, तो वो टी टोटल में से टी इंटू अल्फा माइनस हो जाते हैं, प्लस में एन टी अल्फा जुड़ जाते हैं, डिवाइड में टोटल आता है, टोटल को 1 मान लो, तो उस हिसाब से ये आपके सामने आई की वैल्यू ऑलरेडी इधर से निकालो, आई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, इससे हमारे पास आएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अब कंसंट्रेशन उसकी क्या है, मोल पर लीटर, तो मोल तो यहां से हमने निकाल लिए, कंसंट्रेशन अगर मोलैरिटी निकालें तो पहले वो भी निकालनी पड़ेगी, 19.5 डिवाइड बाय लीटर मोल गिवन मास बाय मोलर मास इनटू सॉल्यूशन इन लीटर होता है, हमारे पास सोलवेंट है और ये 19 ग्राम है, तो क्या डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, क्या दिया हुआ है कुछ, नहीं सर और कुछ भी नहीं दिया इसका, नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम उसको एवरेज मानेंगे। अब ये सिचुएशन कई बार सामने आती है, तो क्या करें भाई, 500 ग्राम पानी अकेला ले लें, 19 ग्राम एसिड जोड़े कि ना जोड़े, 19 ग्राम बहुत होता है वैसे तो देखा जाए तो, समझ रहे हो मेरी बात, 19 ग्राम का वैल्यू बहुत होती है। मैंने बोला था कि 5% तक, याद है 5% तक अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज डलती है तो वो क्या होती है, डाइल्यूट, 5 से ज्यादा अगर परसेंट हो गया तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन माना जाता है। ये 19 ग्राम है 500 ग्राम में, तो 100 में कितना होगा, ये बता सकते हो कितना परसेंट बना है, 25 होना चाहिए ना, 25 सर 3.8% होगा, 3%, 3.8, यानी कि इसको क्या मान सकते हैं, डाइल्यूट, डाइल्यूट सर, डाइल्यूट मान रहे हैं, तो सिर्फ सोलवेंट का मास ही काफी है, सिर्फ सोलवेंट के मास को ही केजी में और लीटर में कन्वर्ट कर लो, सोल्यूट की जरूरत नहीं है, कंफर्म्ड। तो Yes, यानी sir. 500 ग्राम Yes, को मैं sir. क्या मान रहा हूँ, 500 ml, क्योंकि पानी की डेंसिटी तो 1 होती है, तो इसको 500 ml मान सकता हूँ, 500 ml मान रहा हूँ, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लीटर बन गया, बस ये आ गई मेरे पास मोलैरिटी। तो मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, ये है सी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन आपके पास यहां से आ जाएगी, इस कंसंट्रेशन को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन यहां से आ गई ऊपर से, और अल्फा जो है वो आई वाले फॉर्मूले से आ गया, दोनों का आंसर निकल जाएगा। क्लियर है,
प्रोसेस को याद रखिए। अब होता क्या है, जब आप प्रोसेस भूल जाते हैं ना, और प्रोसेस एक बार तो समझ में आ गया होगा, सारा अच्छे से भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद आप प्रोसेस इसकी भूल जाएंगे। तो उसका तरीका होता है, ये सारे क्वेश्चंस जैसे जैसे हम वन बाय वन सोल्व करेंगे तो ये अपने आप प्रोसेस सोल्व हो जाएगा प्रोसेस से। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या सॉल्यूशन दे रखा है वो देखते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब देखो इनका सॉल्यूशन भी चेक करते हैं। ये देखिए इसने क्या किया है, सबसे पहले टीएफ को निकाल रखा है। ठीक है, वो इतने मोल पर केजी निकल गया, डेल्टा टीएफ से मोलैरिटी, ये रहा मोलैलिटी, सॉरी मोलैलिटी निकल गई। मोलैलिटी के बाद इसने क्या निकाला, आई निकाला। ठीक है, आई भी निकाल लिया। फर्दर सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन द डिग्री ऑफ, वही सेम टू सेम वही लगाया, 1 माइनस अल्फा, सेम 1 प्लस अल्फा आई की वैल्यू आएगी जो भी इसने सॉल्व किया। इसके बाद अल्फा आ गया है हमारा आई माइनस 1। ठीक है, आई माइनस 1 करने के बाद आई की वैल्यू ये थी, 1 माइनस कर दिया तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू, अब देखो इसने सीधा लिखा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये कहां से आया, ये वाला फॉर्मूला देखिए इसने कैसे लगाया, CH2F COO नेगेटिव, ये था ना प्रोडक्ट में, और दूसरा प्रोडक्ट था H पॉजिटिव। प्रोडक्ट्स दो हिस्सों में टूट गया था, और रिएक्टेंट क्या था, जो अनडिसोशिएटेड हमारा मॉलिक्यूल था। तो अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल नीचे आ गया। इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। अगर इनके पावर ऑफ कोफिशिएंट भी बन जाए तो कैसे बन सकते हैं पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, उसका तरीका पता है, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया था ना। अब देखो उसको भी इसी फॉर्मूले में पुट करके दिखाता हूं। ये पहले ये समझ में आया ये कहां से आया, यस सर। और इसी से ये बना है। देखिए सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा, ये इसी, ठीक है, ये उसी से बना है। तो ये कैसे बना, इसी का दूसरा एग्जांपल हमने लिया था H3PO4। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 3H पॉजिटिव प्लस 1PO4 नेगेटिव, तो इसके अंदर देखो प्रोडक्ट क्या है, 3H है, 3H पॉजिटिव है, इसकी रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, प्लस में PO4, ये तो 1 ही है, रेज टू देयर प्लस नहीं आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये है इसकी Ka की वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, H3PO4 की कंसंट्रेशन। तो यस अगर सर, रिएक्टेंट की। एक्चुअल में हमने क्या देखा था, देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, तो ये 3 अल्फा का स्क्वायर था ना, ये देखो C इंटू अल्फा का ये अल्फा का क्यूब हो क्यूब, जाएगा। तो ये हो गया, और C इंटू अल्फा ये हो गया, तो हमारा टोटल 4 बन रहा था जब हमने कंसंट्रेशंस को चेक किया कि इसके यस कितने सर। मॉलिक्यूल हैं, इसके कितने मॉलिक्यूल, और सेम फिर लास्ट में क्या था, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये था, 1 माइनस, है ना। तो ये एक्चुअल में वही चीज है, सेम टू सेम। इसको जरूर समझना कि ये वही चीज सेम टू सेम ही दे रखी है। नेक्स्ट में देखिए फिर इसकी वैल्यूज भरी और हमारे पास K की वैल्यू आ गई। क्लियर है भैया सबको? यस सर। यस सर। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब अच्छे से आपको पता लग गया होगा कि ये डिसोसिएशन वाले, एक्चुअल में इसमें इक्विलिब्रियम को घुसा रखा है, इसलिए इक्विलिब्रियम ये होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल, इसको टच किया है एडवांस लेवल को, आप ऐसा कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम भी डाल दिया, इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डाल दिया, 4 एसिड्स वो डाल दिया। अब उसके अंदर भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सी अल्फा निकालना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन तो सीधा था कि हमेशा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, बट इसको कॉम्प्लेक्स करना हो तो H3PO4 का एग्जांपल अगर वो दे दे तो आप नेक्स्ट टाइम फिर इसे नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हमेशा ऐसे ही करना है, सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा करके, वो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यस सर। इसके अलावा हम जहां पर सर थे, एक और क्वेश्चन था सॉल्युबिलिटी पर। हाँ बताओ बेटा। वो शायद सोल्युबिलिटी वाला इसके अंदर आएगा एनसीईआरटी में, डोंट वरी। ठीक है, वो यहाँ पर है, वो भी मुझे पता है हाँ कि सर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, तो हम थोड़ा रेगुलर से करें। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। हम कहाँ पर थे भाई? सर 2.4 हो गया था, 2.5। 4th क्वेश्चन हो गया था, यस सर, एसिड नाइट्रिक लेबोरेटरी, हाँ एसिड। ठीक है ठीक है। 5th क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, डोंट वरी। अभी आज वीरवार है तो हाँ एक और चीज बताना चाहता हूँ, फ्राइडे के लिए बोल रहे थे पहले कि अवंती में फ्राइडे की छुट्टी है, क्योंकि अवंती के कैलेंडर के अंदर ईद जो है वो फ्राइडे की है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि फ्राइडे की ईद करनी है या सैटरडे की। ठीक है, तो छुट्टी हो सकता है आपकी सैटरडे की हो जाए बजाय की फ्राइडे के, इट मे बी कल की बजाय परसों छुट्टी हो, बट मे बी कल भी हो, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, जैसे ही होगा तो आपको बता देंगे। तो या तो आपकी कल क्लास लगेगी, अगर कल क्लास लगती है तो आप लोगों की क्लास है, परसों आपकी क्लास ही नहीं है, पता है ना, परसों सिर्फ +1 वालों की क्लास होती है सैटरडे को, बट परसों हम सैटरडे को डाउट क्लास एक रख रहे हैं। तो अगर आपका कोई एनसीईआरटी ऐसा कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो परसों हम उसको डिस्कस, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। आज
5-7 न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं। फिर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसका भी एक चीज बता दो, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट +1 के अंदर आता है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसा सा ही कुछ झोल जाल है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, उन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। उसमें तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है सीधा सीधा और वो सीधे से हो जाता है, बट उस कॉन्सेप्ट के लिए कम से कम 15-20 मिनट चाहिए उस कॉन्सेप्ट को करने के लिए, ताकि आपको वो इजी लगे, ठीक है। +1 वाले न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपको वो रिवाइज करवाऊंगा, +1 का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, और वो भी इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो कल डेफिनेटली, या फिर अगर कल ने आपकी छुट्टी होगी तो परसों डेफिनेटली आपकी डाउट क्लास के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एक बार इनको देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाटर लेबल्ड एज 10% बाय वेट, ठीक है। इसका मतलब है 10 ग्राम बाय 100 ग्राम, सीधी सी बात है, परसेंट बाय वेट, ठीक है। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, नीचे पानी है, तो 10 ग्राम शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गया, और 90 ग्राम पानी हो गया। व्हाट शुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन बताना है। इफ डेंसिटी, तो डेंसिटी दे रखी है 1.2, डेंसिटी 1.2 दे रखी है, और देन व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी भी बतानी। तो मोलैलिटी देखो सबसे पहले कैसे निकलेगी, छोटा m निकालना है, ठीक है। कैसे निकलता है, स्मॉल m, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बताओ जरा मुझे। 180 सर। 180 180 180, ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गए, और डिवाइड में क्या होता है, सोलवेंट इन केजी होता है। सोलवेंट 80 ग्राम है, पानी 80 ग्राम है ना, सॉरी 90 ग्राम, 90 ग्राम पानी है, 100 ग्राम टोटल है ना। यस सर, 90 ग्राम होगा। तो 90 ग्राम, और इसको केजी बनाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000। ये आ गई मोलैलिटी, मोलैलिटी आ गई। इसके बाद दूसरा उसने क्या कहा था, मोल फ्रैक्शन बताना था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज क्या आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर मैं निकालूं, ठीक है, यहाँ जी लिख देता हूँ, ग्लूकोज के लिए निकालने दो, 10 डिवाइडेड बाय 180 गिवन मास बाय मोलर मास, और डिवाइड में इसके होता है, रुकिए इसको ऐसे करते हैं, 10/80, इसके डिवाइड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल, तो 10/80 तो आएगा प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल, गिवन मास 90 ग्राम डिवाइड बाय, 180 होगा ना। सॉरी, ऊपर ठीक वाले है, में तो डिवाइड बाय 80, लिख देता है वैसा। हाँ इसमें, ठीक है, दोनों में होगा, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ वाटर का कितना आएगा, वाटर का गिवन मास है 90 ग्राम, मोलर मास होता है 80, ठीक है, हाँ 18×5 = 90 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया इसका मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट इट योरसेल्फ। उसके बाद उसने क्या बोला है, डेंसिटी दे रखी है इतने ग्राम पर ml, तो उसके मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, बड़ा M, मोल पर लीटर, लीटर ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का मास बताना है। तो डेंसिटी इसने दे रखी है सॉल्यूशन की 1 ग्राम पर ml में, तो 1 ml में 1.2 ग्राम होता है। तो मोल कितने आएंगे, मोल जो शुगर के आएंगे 10/180, ये तो वही रहेगा, यस सर। मोल्स, और सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर, तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन इन ग्राम है, देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल, तो लीटर में कैसे निकालें, तो 1.2 ग्राम के अंदर होता है 1 ml, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/1.2, और 100 ग्राम में कितना आ जाएगा, सीधा सा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.2 × 100, 200। ठीक है। तो ये आ गए इतने क्या ml, तो ये जो ml है 100 नीचे आएगा और ऊपर जाएगा 1.2, ये ml है, ml को 1000 से डिवाइड करते हैं, मतलब 1000 भी ऊपर आ जाएगा, तो बन गया लीटर। दैट विल बी द मोलैरिटी फॉर्मूला, सीधा, ठीक है, क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, मोलैरिटी मोलैलिटी काफी सारे सम दे रखे हैं, वैसे तो पिछली क्लास में थे ये, तो आप लोगों को वो आते होंगे, ठीक है। ये बड़ा सारा सॉल्यूशन दे रखा है इसका, but at least we should have to practice it. How many ml of 0.1 molarity HCl are required to react the completely with 1 gram mixture of the Na2CO3 and NaCO3 containing equimolar amount of both, दोनों का बराबर मोल है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये। हाउ मैनी ml ऑफ 1 मोलैरिटी HCl, तो देखो 0.1 मोलैरिटी का HCl है, इसका मतलब इतने मोल HCl है, ठीक है, ये HCl है, डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। ये मोलैरिटी दे रखी है HCl की। उसके बाद रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2, तो देखो हमारे पास मिक्सचर है 1 ग्राम, किसका है, Na2CO3 का, प्लस में NaHCO3, इसका मिक्सचर है,
और ये मिक्सचर 0.1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन से आपको क्या करना है, रिएक्ट कराना है। सर 1 NaH ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 प्लस NaSCO3, मतलब उसमें 1 ग्राम में कुछ पार्ट होगा Na2CO3 का, कुछ पार्ट दोनों, हाँ, दोनों का मिक्सचर है, कंटेनिंग इक्वी मोलर ऑफ बोथ, दोनों के बराबर मोल हैं, मोल बराबर हैं और टोटल 1 ग्राम है वो, ये समझ में आ गया? टोटल 1 ग्राम Yes, है और sir. मोल दोनों के बराबर हैं। तो इसको जरा सॉल्व कैसे करोगे, हाउ मैनी मिली मोल, मिलीलीटर मतलब ml लगा लो, लीटर लगा लो, वो तो हम निकाल लेंगे। तो ये देखो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास रिएक्शन होनी चाहिए, तो रिएक्शन पता है सभी को? यस सर। यस सर। बताओ जरा। सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करे तो NaCl कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, और सेम रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट के साथ होगा तो भी NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। हाँ, बस उसकी बैलेंसिंग अलग होगी, ठीक है। यस सर। यस सर। Na2 सॉरी NaHCO3, यहाँ पर भी CO3 आएगा प्लस HCl, क्या बनेगा भाई? Na2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O, और भी कुछ बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सर हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, दैट्स इट। ये दोनों की रिएक्शंस है, दोनों ऐसे रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि अब पहले तो इसको बैलेंस करो, दोनों को बैलेंस करें, क्या बैलेंस जाएंगे? नो नो सर। सर। चलो बैलेंसिंग देखते हैं हम, यहाँ पे की हुई होगी, ठीक है, ज्यादा मत्था नहीं मारेंगे बैलेंसिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू, नहीं इन्होंने तो ली नहीं। सर Na2CO3 में जो हमने वो बनाया प्रोडक्ट, उसमें 2 NaCl हो जाएगा बस। यस सर। Na2CO3 के अंदर 2 NaCl। सर इन्होंने वैसे Yes, sir. सॉल्व करा है, एक को x मान करा लिया, है दूसरे का 1 हाँ minus हाँ x हाँ हाँ करा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही कर रखा है, ठीक है। तो हमें इक्विमोलर फिर भी तो पता होना चाहिए ना, कौन कितने के साथ कितना रिएक्ट करता है। ये 1 मोल के साथ 1 मोल HCl रिएक्ट करता है, ये भी 1 मोल के साथ 1 मोल HCl, बाकी बैलेंस है ना, चेक है सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। तो देखो ये 1 मोल 1 HCl के साथ 1 मोल के साथ कर रहा है, 1 मोल यहाँ 1 मोल के साथ कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं चेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, याद रख लेना। इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने शायद कहीं बीच में कुछ लिखा भी होगा डेफिनेटली, बट ये आपको चेक जरूर करना है। तो सर 1 मोल के लिए राइट साइड में 2 Cl नहीं हो गए और इस साइड में 1 Cl। क्लोरीन 2 हो गए। पहली रिएक्शन। हाँ, इसका मतलब भाई बैलेंसिंग करो भाई ढंग सर से, इसको सर 2 से इंटू कर दो HCl को सर। फिर हो जाएगी बैलेंस। हाँ Yes, sir. लग दो। तब हो हाँ सर जाएगी। हो गई। 2 से इंटू। तो 1 मोल Na2CO3 के लिए 2 मोल HCl चाहिए होता है, और 1 मोल NaHCO3 के लिए 1 मोल ही HCl चाहिए होता है, ठीक है। तो मान लो अब यहाँ इन्होंने जो बोला ना वैसा ही हम x कैलकुलेट करने वाले हैं। मास जो है, सपोज दैट एक का मास x है तो दूसरे का मास कितना होगा, अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। Na2CO3 का मास जो है वो मान लो x ग्राम है, तो दूसरे का मास NaHCO3, इसका मास कितना होगा 1 माइनस x, क्योंकि टोटल 1 ग्राम है, ठीक है। Yes, ये समझ में sir. आ गया? अब देखिए, अब हमारे पास HCl है, तो अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। Na2CO3 का मोलर मास कितना है? 23 का 46 हो गया, और 12 45 55 और 48 8 5 106 106 सर 106। 106 और NaHCO3 का 84 84, ठीक है। ये 84 ग्राम में 1 मोल होता है, ये 106 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है, ठीक है। तो x ग्राम है हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, इसके कितने निकलेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, S/1/10। और इसके गिवन मास कितना है इसका 1 माइनस एक्स 1 डिवाइड minus बाय x upon 84 मोलर मास, ठीक है। ये इतने ग्राम आ गया। अब इसने क्या कहा था, इक्वी मोलर हैं ये दोनों, ये इसने बोला था, यहां देखिए कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ बोथ, दोनों के मोल्स बराबर हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल। हाँ, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, x डिवाइड बाय 106 इक्वल होना चाहिए 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84, ठीक है। तो लेफ्ट राइट लेके जाओ इनको, ये इधर जाएगा, x इधर आ जाएगा, 84 डिवाइडेड बाय, या क्रॉस मल्टीप्लाई होगी भाई, उससे मजा नहीं आएगा ना। ये 84x बन जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में इसके कुछ नहीं लगेगा, ये आ जाएगा 106 माइनस 106x, ठीक है।
तो ये इस तरफ आ जाएगा 106x प्लस 84x इक्वल आ जाएगा 106। कितना आया भाई? 6 और 4 10 8। सर x आ जाएगा 0.5। 0.558 x इक्वल 0.558। सर 0.54। सर 0.558 ही था मेरा। कौन सही है? चलो इधर देख लेते हैं x की वैल्यू इन्होंने कहीं तो निकाली होगी। x बाय 106 इन्होंने तो मेथड ही अलग कर रखा है, एक्चुअल में निकाल रखा है क्या x कहीं पे? 558 आएगा बेटा, ठीक है 558 दैट इज द राइट 558 x की वैल्यू आ गई। अब यहां से आप बाकी का क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 558 ठीक है, ये आ गया आपके पास x। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? Na2CO3 के मोल्स आ गए। Na2CO3 x कितना है? 0.558 डिवाइडेड बाय 106 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 आ गया। और नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3 कितना आएगा? 1 1 minus माइनस 0 0.558 डिवाइडेड बाय 84 84 है ना? यस सर। क्लियर है ये? तो ये अपने पास Yes, sir. दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम क्वेश्चन को देख सकते हैं, हाउ मेनी मिली मोल्स, कितने मिलीलीटर HCl यूज होगा। तो हमें पता है 1 मोल HCl 1 लीटर में है। ये जो इसने मोलैरिटी दे रखी है ना, ये वाली, इसका मतलब है 0.1 मोल HCl जो है वो कितना है? 1 लीटर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर में। अब दोनों मोल्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना HCl चाहिए। इक्वेशन से कैलकुलेट होएगा, ये कैलकुलेट कर सकते हो। कोई स्टूडेंट मेरे को समझाएगा कैसे कैलकुलेट होएगा? बता सकता है? सर दोनों इक्वेशन है, ये रही दोनों इक्वेशन। बताइए जरा, अगर आपको आइडिया लगा तो बताइए। सर अगर जैसे कि हमने x निकाल लिया तो हमारे पास Na2CO3 के मोल्स आ जाएंगे और NaHCO3 के मोल्स आ वो जाएंगे। तो आ सर गए, हाँ ये रहे, ये दोनों हैं बेटा तो हमारे सर पास। जितने Na2CO3 के आ गए उसके डबल हमें HCl के चाहिए। इसका मतलब 2x वहां से आ जाएगा और जितने NaHCO3 है उतने हमें HCl के चाहिए, यानी 3x आ जाएगा। मतलब जितना भी वो X मोल्स होंगे नहीं, उनके। मतलब वो अलग अलग आएंगे दोनों के। हाँ मान लो, अब मैं इसको मान लो A दे रहा हूँ, इसके आगे A मोल, इसके आगे B मोल, ठीक है, A और B दे रहे हैं। तो अब क्या होगा भाई? HCl कितना होगा? अगर ये A मोल है और ये B मोल है तो HCl इसका 2A 2A प्लस 2A B। मोल तो वहां होगा, और प्लस में B जो है वो यहां से इधर वाला होगा। तो ये यस टोटल सर। हो गया HCl, टोटल HCl इतना लगेगा। अब हमें पता है ये मोल आ गया HCl के, ठीक है। अब हमें क्या पता है? 0.1 मोल HCl है 1 लीटर में। टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलैरिटी दे रखी है, तो 1 मोल में 1 मोल कितने लीटर में होगा? 1 डिवाइड बाय 0.1। और टोटल मोल कितने अपने? 2A प्लस B मोल है टोटल HCl के। तो वो कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 2A प्लस B। यस, ये समझ में आया भाई सबको? Yes, sir. यस 2A सर। Yes, प्लस sir. B डिवाइडेड बाय 0.1। और A और B क्या है? ये कैलकुलेशन कर लो, A और B आ जाएंगे। लेकिन ये 2A और 2B क्यों हुआ, ये मुझे कोई दोबारा बताएगा? हमने ऐसे स्टैच्यूमेट्री सर का एक यूज कर सर क्योंकि A मोल है ना हमारे पास Na2CO3 के, उसके डबल चाहिए हमें HCl के, तो 2A हो गया। हाँ, क्योंकि Na2CO3 डबल अमाउंट ऑफ HCl से रिएक्शन करता है, डबल मोल ऑफ HCl से। कहां से पता लगा? बैलेंस्ड इक्वेशन से। इसलिए बोल रहा था कि बैलेंस इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब इन्होंने कैसे कर रखा है, इनका सॉल्यूशन मैंने नहीं देखा है भाई, ठीक है। हो सकता है इन्होंने भी अपने मेथड से सही किया हो बाद में, बट अभी के लिए तो पता नहीं। चलो इनका मेथड देखें जरा, क्या कहता है। कैलकुलेट द Na2CO3 NaH मिक्सचर 1 ग्राम है, ये x मान लिया, 1 माइनस x मान लिया। मोल्स ऑफ मोल बाय मोलर मास, तो मोल x ग्राम है डिवाइड बाय मोलर मास, ये आ गया x बाय 106, ठीक है। दूसरे वाले का मोल बाय मोलर मास 1 माइनस x, यहां तक तो सही है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मिक्सचर कंटेनिंग इक्विमोल्स, सर दोनों का एंड में इक्विमोल्स लिखी है इन्होंने इक्वेशन। कहां पर एंड में लिखी है? स्टेप अच्छा, में ये कैलकुलेटेड। और भी नीचे है क्या? ठीक है ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन खत्म कर दिया और इक्वेशन लिखी नहीं है। ठीक है भाई, हाँ सर स्टेप वाइज कर रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो, ये रहा भाई, ये रहा 2 मोल और इसके लिए सिर्फ 1 मोल, ठीक है, दैट इज इट। तो इस तरह से ये निकल जाएगा और कुछ नहीं। कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कैसे होगा? तो ये टोटल इतने ग्राम रिक्वायर्ड है, इसके ग्राम का हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे बस, और क्या। मोलैरिटी दे रखी है मोल पर लीटर के हिसाब से। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा? सर
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसमें देखो 1 मान के 10th लेवल पर जैसे आप लोग मानते थे ना कि मानना एक x है दूसरा 1 - x है, तो ये थोड़ा ट्रिकी टाइप हो गया कि हम x क्यों माने सर। कुछ बच्चे कहेंगे डायरेक्ट क्यों नहीं निकल रहा। भाई टोटल 1 दे रखा है, दोनों के बराबर मोल देख रखे, तो थोड़ा सा अंदर घुसिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आता है, जिसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है। ये समझ लो ये है एडवांस लेवल का मीडियम लेवल का क्वेश्चन। एडवांस में मीडियम लेवल वाले ऐसे आते हैं। एडवांस में जो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसी के अंदर इक्विलिब्रियम घुसा दे और इसी के अंदर इक्विवेलेंट मास घुसा देगा बस, या तो इक्विलिब्रियम या इक्विवेलेंट मास इसमें घुसा देगा, तो इक्विवेलेंट मास आपको दे देगा, तो वो थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। फिर कैसे? इक्विवेलेंट मास के लिए वो खुद ही बोलेगा, जो यहाँ जो 2 HCl यूज हो रहा है ना 1 Na2CO3 के लिए 2 HCl 2 मोल HCl यूज हो रहा है, वो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl दे देगा, कहेगा कि भाई HCl का इक्विवेलेंट मास 18.25 है, 18.5 36.5 होता है ना, 36.5 होता है HCl का मोलर मास, 36.5 उसका आधा दे देगा वो, क्योंकि वो आधा है इक्विमोलर। तो 2 आपको खुद करना पड़ेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर। बट अगर आपको बैलेंस इक्वेशन आती है तो आप डायरेक्ट यहां से ऐसे भी उसे कर सकते हैं, बट वो बैलेंस इक्वेशन का नाम ही ना ले और सिर्फ इक्विमोलर की बात कर ले, तो इक्विमोलर में वो आधा मोल देगा उसको। समझ में आया? तो ये एडवांस लेवल टच हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हुआ होगा कि एडवांस लेवल में होता क्या, और कुछ नहीं होता एडवांस लेवल में। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सिस्टम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस हल्का सा उसको ट्विस्ट डाल देगा बस। वो ट्विस्ट आपको समझना होगा। जब बार बार आसान क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे सोल्व, तो ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस में फिर आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा कि इसने एक चीज मिस कर रखी। क्या मिस कर रखा है? कि ये होना चाहिए, आपको खुद पता होगा कि ये स्टेप होना चाहिए बट नहीं है, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ दो, उसको दूसरे तरीके से ढूंढने की कोशिश करो बस, उसके पीछे मत पड़ना। समझ लेना एडवांस लेवल होने लग जाएगा। फिर भी एडवांस लेवल में 25% और 50% क्वेश्चंस जो है वो जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं, कितना भी मत्था मारने के बाद भी, क्योंकि वो आपको 40 से 50% तो वैसे भी छोड़ दोगे तब भी। 60% अगर एडवांस में आ गए, समझ लेना आप टॉपर बच्चों में आ गए। तो 40 से 50% तो आपको छोड़ने हैं क्वेश्चन, उनके पीछे नहीं पड़ना कि ये किसी तरीके से सॉल्व हो रहा है तो हम सॉल्व करेंगे। लेंथी क्वेश्चन है बट आपको आता है, छोड़ दो उसको, ये भी आदत बनाओ। लेंथी है, आपको आता है, नहीं करना, यहां पर करना है, पेपर में मत करना। देखो कितनी बड़ी मतलब ट्रेजेडी है ये, कि यहां तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल करना है, तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे, हाँ हाँ मैं तो करूंगा, और पेपर में छोड़ने का दिल नहीं करता, इसलिए रैंक नहीं आता बच्चों का, आते हुए भी रैंक नहीं आता। वो बच्चे फिर एंजाइटी हो जाते हैं, हे भगवान क्या करूं, जल्दी 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 जल्दी, वो जल्दी क्वेश्चन में एंजाइटी के रहते हैं और उनसे भी नहीं होता है। समझ रहे हो? तो ये भी एक माइंड सेटअप करना होगा, इसलिए आप लोगों के एग्जाम्स लिए जाते हैं, हर संडे को एग्जाम इसलिए लिए जा रहा है ताकि आपका माइंड सेटअप हो जाए कौन सा करना कौन सा नहीं, मैक्सिमम मार्क कैसे गेन करें, है ना? क्लियर है Yes, बेटा? सर। तो वो चीज ध्यान यस रखिए। सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। A solution obtaining by mixture 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass। ठीक है, 400 ग्राम का 40% लिया और 300 ग्राम का मिक्सचर बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। 25% सॉल्यूशन का 300 ग्राम लिया, 400 ग्राम का 40% का 400 ग्राम लिया। कैलकुलेट द मास परसेंट बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंट बताना है। तो देखो भाई 300 जो उसने 300 ग्राम लिया था उसका 25% निकाल लिया, कितना निकला? 75। 400 ग्राम का 40% 160। सिंपल है ये। तो टोटल मास कितना हो गया? 75 बाय 160 235। ठीक है, टोटल सोल्यूट का मास हो गया। और टोटल सॉल्यूशन का मास क्या होगा? सॉल्यूशन का मास 300 और 400 है ना। टोटल सॉल्यूशन तो 300 ग्राम प्लस 400 यस सर। 700 मल्टीप्लाई में 100 आ गया, तो ये आ गया परसेंट, मास परसेंट। 23.5 सोल्यूट का डिवाइड बाय सोलवेंट का कितना होगा? 100 में से टोटल माइनस कर दो, सोलवेंट का अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, समझ में आ sir. गया? बस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम जस्ट लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब क्या होता है भाई? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो इथाइलिन होता है। ठीक है, अब इसके डबल बॉन्ड को हम अगर तोड़ दें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, और ग्लाइकोल होता है जिसमें 2 OH लगे होते हैं, 2 OH लगा दो, बाकी की वैलेंसी 2 हो गई इसकी, तो H2। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया? C2H कितने हैं? 4 और 2 6,
H6 है और O कितने हैं, O2 है। बन रहा फॉर्मूला, यस सर। यस समझ सर। में आया? तो इथाइलिन गैस कौन सी होती है, ये आपने +1 में पढ़ा होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड CH2 जो है इथाइलिन गैस होती है। ये है इथाइलिन गैस, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन गैस के अंदर, इस इथाइलिन गैस के अंदर इसका डेरिवेटिव बनाना है, तो इसका एक बॉन्ड तोड़ देते हैं, दोनों का डबल बॉन्ड एक टूट गया तो इसकी इक्विवेलेंसी खाली, यहाँ OH लग गया, यहाँ OH लग गया। ग्लाइकोल का मतलब होता है 2 OH, तो इथाइलिन ग्लाइकोल 2 OH लगे हैं इथाइलिन गैस के अंदर, वो उसका डेरिवेटिव है। तो बोल रहे एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन है, इतने ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल आपके पास है, ठीक है, एंड 200 ग्राम पानी है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पानी है 200 ग्राम वाटर, और इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है, इथाइलिन ग्लाइकोल वो कितना दे रखा है इसने, 222.6 ग्राम, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बन गया। एंटी फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है बताया कोई मेरे को? सर हम इसको पेट्रोल में डालते हैं क्योंकि सर जो ठंडी प्लेस होती है वहाँ पे पेट्रोल जम जाता है, तो ये टेम्परेचर पेट्रोल में पानी डालोगे? सर नहीं सर, पेट्रोल में इथाइलिन पानी, सर, ग्लाइकोल सर। ना 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 ना, गलत। नहीं नहीं नहीं, फिर सर उसमें ये पानी क्यों फ्रीज मिला ना रहे हो, हैं? मतलब क्या फ्रीज ना हो, पेट्रोल? नहीं, सॉल्यूशन फ्रीज ना हो, कौन सा सॉल्यूशन? ये इथाइलिन ग्लाइकोल वाला। बताता हूँ सुनिए, गाड़ियों में कूलेंट डलता है, पानी जो चलता रहता है इंजन को जो ठंडा रखता है, ठीक है, वो कूलेंट ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल इसी को बोलते हैं, वो एंटी फ्रीजिंग डालते होते हैं इसमें, मतलब ये एंटी फ्रीज है, वो जमेगा नहीं, ठीक है, जमेगा नहीं तो वो गाड़ी को कूल रखेगा। वैसे जो भी बना रहे हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, 200 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है, मोल पर केजी। तो मोल कैसे निकलेंगे भाई, ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल का आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, तो नंबर ऑफ गिवन मास भी दे रखा है, डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना बनेगा भाई, कार्बन 24, हाइड्रोजन 6, 30 हो गया, 32 ये आ गया, 62। 62 बनेगा सर। ठीक है। 62 डिवाइड बाय सोलवेंट इन केजी, तो सोलवेंट कितना है, 200 ग्राम है, केजी में निकालना है, 200 ग्राम मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास मोलैलिटी, छोटा m आ गया। सर 18 आएगा। 18 आएगा, 18, ठीक है, 18 आ गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, डेंसिटी दे रखी तो मोलैरिटी निकालना। ये तो बकवास क्वेश्चन है, मुझे लगा था इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आएगा, ठीक है, मुझे लगा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई, डेल्टा TF इक्वल क्या होता है, I इंटू इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो टुकड़ों में नहीं टूटता, I की वैल्यू 1 रहेगी, मल्टीप्लाई में KF पता है पानी का, बिल्कुल पता होगा, मोलैलिटी पता है, बिल्कुल पता है, तो डेल्टा T भी निकाल सकते हो, TF सॉरी, यस सर। तो निकालिए फिर, इन्होंने नहीं दिया लेकिन हम निकालेंगे इसको। I की वैल्यू 1, KF की वैल्यू 1.86 पानी के लिए, मोलैलिटी हमने निकाल ली 18, बस 18 हो गया, निकल गया। कितना निकलेगा, सोल्व करना इसको जरा कोई, मैं करता हूँ चलो। 1.86 मल्टीप्लाई में सर 18 है, 33.5 आएगा। 33.48, 33.4 है। ठीक है। तो देखो डेल्टा 33.48 TF आ गया 33.48, इसका मतलब क्या है कि पानी जो है वो इतना क्या होगा, इतना डिग्री माइनस में जमेगा, समझ में आ गया, -33.48 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा पानी का, अगर इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं तो। सोचिए -43, सबसे ठंडा जो जगह है दुनिया में जहां आदमी रहते हैं वो कौन सी है पता है, साइबेरिया, साइबेरिया, सर्बिया साइबेरिया है वो, पता नहीं साइबेरिया जो भी है, -50 डिग्री तक चला जाता है वहां पे टेम्परेचर, है ना, तो ये तो वहां भी जम जाएगा, बट एट लीस्ट काफी कम हो चुका है, इसमें और इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दो, सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल ही लगा दो, ऐसा कुछ करके भी कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यानी ऐसे क्वेश्चंस में, अब देखो यही है थोड़ा थोड़ा सा एडवांस लेवल, इसी को कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ वो बोल दिया मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालो, मोलैरिटी निकाल सकते हो ना, डेंसिटी दे रखा है वो मैंने निकाला नहीं है, यस सर यस सर निकाल लेंगे। हमने उसके लिए पहले ये क्वेश्चन कर लिया और फिर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका, तो मोलैलिटी तो आप मोलैरिटी तो निकाल सकते हो डेंसिटी से, है ना। लेकिन अगर
आपको मोलैरिटी निकालने के बाद में वो बोलता है कि भाई अब इसका टीएफ भी निकालो, फिर टीएफ के साथ में इसका, अगर मान लो ये टूटने वाला होता, अगर ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है ना, तो क्या होता, तो इसका केएफ के निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए, केएफ निकालने के लिए दे दे, है ना। तो इस तरह से ये काफी सारा इसको कॉम्प्लिकेट बना सकता है, यानी कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, फॉर्मूले वही लगेंगे, बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिस्टम, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फाउंड टू बी सीवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, द लेवल ऑफ द, अरे ये तो हमने कर लिया था, ये किया था ना। सर ऐसा सेम क्वेश्चन 11th क्लास की एनसीईआरटी में था। हाँ सच, ये एनसीईआरटी की 11th में है, ठीक है ठीक है, तभी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी की 11th क्लास में सेम क्वेश्चन दे रखा, पीपीएम के अंदर दे रखा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पीपीएम क्या होता है भाई, पार्ट्स पर मिलियन, 15 पार्ट पर मिलियन, 10⁻⁶, बस पार्ट्स 15 पार्ट्स पर मिलियन मैंने लगा दिया, यानी कि 15 अगर ये मोलिक्यूल हैं मिलियन में, 1 मिलियन में 15 मोलिक्यूल हैं CHCl3 के, CHCl3। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, कैंसर फैलाता है। फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो रुमाल लेके और ऐसे सुंघा देते हैं और हीरोइन बेहोश हो जाती है, वो नकली काम है। ये वही क्लोरोफॉर्म है, लेकिन वो नकली होता है, वैसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने के लिए आपको हैंकी को अच्छे से डुबो के क्लोरोफॉर्म में, हाँ 5 से 10 मिनट का टाइम, 5 मिनट से 10 मिनट के बीच का टाइम लगता है। अब सोचो क्लोरोफॉर्म की स्मेल, गायब कर देते हैं 5 सेकंड में बेहोश हाँ कर वो देते हैं। तो उनका तो वैसे ही नकली है सब। देखो और सोचो, अगर किसी के मुंह को दबा के, और ये इरिटेटिंग होता है, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, परफ्यूम जैसी स्मेल नहीं होती, कहीं आपको लगे परफ्यूम सूंघ रहे हैं। सोचो किसी को बहुत गंदी स्मेल सुंघा रहे हो आप, और वो भी रुमाल मुंह पे रख के, तो वो फिर उसको छटपटाएगा नहीं वो, और वो छटपटाएगा तो उसमें 2 आदमियों की जान आ जाती है एक आदमी में, जो वो छटपटा रहा होता है, समझ रहे हो ना। तो उस आदमी को काबू करना, वो भी 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट, पॉसिबल नहीं है ना एक आदमी के लिए, 2-3 आदमी नो लगते सर। हैं। हॉस्पिटल में पहले, आज नहीं, आजकल नहीं यूज होता, आजकल हमारे पास अच्छे एनेस्थीसिया आ गए हैं। एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवाई, बहुत Yes. अच्छे लेवल के आ चुके Yes, हैं, sir. लेकिन पहले इसको यूज किया जाता था। तो 2-3 आदमी, 2 आदमी, तो एक आदमी एक लात पकड़ेगा, दूसरा आदमी दूसरी लात पकड़ेगा, फिर तीसरा आदमी एक हाथ पकड़ेगा, दूसरा एक हाथ पकड़ेगा, चौथा आदमी एक सिर भी पकड़ता है, या फिर उसको बांध देते हैं, उसकी लातों को ना रस्सी वस्सी से बांध देते थे हाथों को, और उसके बाद में एक आदमी उसका सिर मुंह पकड़ के और अच्छे से उसको मुंह पे फिर 5 मिनट तक लगा के रखता है, तब सर ये तो जाके हॉस्पिटल में किडनैपिंग लग रही है। वैसा ही हॉस्पिटल में वैसे मरीजों को बेहोश किया करते थे, पता है। मैं आपको एक चीज बताता 5-6 हूँ, लोग लग जाएंगे सर एक साथ। हाँ अब देखिए 5-6 लगते थे बेटा पहले। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। मेरा ब्रदर है, बुआ जी का लड़का, ठीक है, उसको उसका क्या बोलते हैं इसे, जो अपनी बिग इंटेस्टाइन के अंदर ना एक नर्व होती है, ठीक है, कौन सी बोलते हैं, अपेंडिक्स नर्व, उसका ऑपरेशन हुआ था। इतना सा सर कट मेरा लगाते भी उसी का हुआ था। है ना, हाँ बेटा, फिर आपको पता है, इतना सा कट लगाते हैं। अपेंडिक्स की एक नर्व है, जो पहले हम खाना खाते थे ना, पहले हम लोग जंगली थे तो सर खाना कच्चा मतलब खाना खाते थे हम कच्चा, सर, वो हाँ कच्चा पचाता पक्का था। खाते थे, तो वो उससे एक सेक्रीशन होता था जिससे वो डाइजेस्ट हो जाता था। अभी वो किसी काम की नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, 10th में आपने पढ़ा ग्रेसफुल हो होगा, गया है सर वो। है ना। तो लेकिन कभी कभी उसमें खाना फंस जाता है, चोट लगने की वजह से वो डैमेज हो सकती है, ठीक है, खाना फंस जाता है डैमेज होने से, फिर वो सड़ने लग जाता है, तो वो फूल जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको डॉक्टर काट के बंद करके फेंक देते हैं, ठीक है। तो मेरे जो बुआ जी के लड़के हैं उनके साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो वो उसको एक एनेस्थीसिया, आजकल भी ऐसा ही क्लोरोफॉर्म जैसा सिस्टम आता है, लेकिन वो क्लोरोफॉर्म की तरह इरिटेटिंग नहीं होता, स्मेल अच्छी होती है उसकी, ठीक है। तो उसको रुमाल में कुछ पाउडर सा उसको दिखा और वो उसके मुंह पे रख दिया डॉक्टर्स ने, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया सांस रोक लिया कुछ देर के लिए। अब बंदा मतलब 1-1.5 मिनट तक अगर आप ट्राई करें तो 1.5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, ठीक है। तो उसने 1.5 मिनट तक सांस रोक लिया, और 2 मिनट मतलब 30 सेकंड उसने सांस लिया होगा, हल्का फुल्का सांस लेके फिर से रोक लिया, और थोड़ा साइड से सांस ले लिया ऐसे करके। तो जैसे ही डॉक्टर ने कट लगाया ना, वो बेहोश नहीं हुआ था पूरा, जैसे ही कट लगाया वो चिल्लाया अब डॉक्टर को समझ में आ गया कि इसने सांस रोक लिया होगा। डॉक्टर कहता 3 मिनट लगा के रखो इसके, मैं देखता हूँ इसको उसके बाद काफी देर तक लगा के रखा उसके मुंह पे, और फिर वो कंप्लीट बेहोश हो गया था। तो आजकल ऐसे एनेस्थीसिया आते हैं, स्मेल अच्छी होती है, बट क्लोरोफॉर्म बहुत कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, कैंसर फैलाता है,
इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा खतरनाक है। अगर क्लोरोफॉर्म के वेपर लैब में पड़ा हुआ है, ढक्कन खुला है, तो उसके वेपर उड़ते रहेंगे, आपकी बॉडी में जाते रहेंगे, थोड़े थोड़े ही जा रहे हैं, उससे आपको ज्यादा इरिटेशन नहीं होगी, ज्यादा स्मेल की इरिटेशन नहीं है, लेकिन वो थोड़े थोड़े आपके लिवर को क्या दे देंगे, कैंसर, लीवर कैंसर होता है उससे। तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, टेट्राक्लोरो, ये है ना CHCl3 है, CHCl4, CCl4, टेट्राक्लोराइड है ना, और डाइक्लोरो मीथेन भी खतरनाक होता है, मोनोक्लोरोमीथेन भी खतरनाक, सब कार्सिनोजेनिक है, जिसके साथ क्लोरीन लग गया सारे कार्सिनोजेनिक है। तो ये पीपीएम में भी हमारे लिए खतरनाक है, इतने पार्ट्स पर मिलियन इसका मतलब है भी, ठीक है, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। क्लोरोफॉर्म देखे वहां से भाग जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आप वहां रुक सकते हैं, लेकिन उसके वेपर्स ज्यादा देर तक आप स्मेल मत कीजिएगा, और एक दिन कर भी लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यूं नहीं है कि फिर आप वो उबल रहा है और पूरा धुआं फैला हुआ और आप उसको आराम से स्मेल कर रहे हैं, हल्का फुल्का कहीं से लीकेज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हर रोज उसी लैब में बैठ रहे हैं तो फिर खतरनाक, बहुत खतरनाक। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, आपने ये, यस बेटा, A2CR पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ नाम सुना है, लैब में नॉर्मल मिल Yes, जाएगा, sir. येलो sir. कलर का होता है, पाउडर Yes. होता है, और ये भी कार्सिनोजेनिक होता है, ये भी कार्सिनोजेनिक, कैंसर फैलाता है। कैसे? इसको बेयर हाथों से टच नहीं करना चाहिए, खाली हाथों से, सीधे हाथों से, ग्लव्स पहने बिना। अगर टच करते हो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद हो सकता है 5 या 10 साल बाद आपको कैंसर दे दे। और इसमें कैंसर कौन देता है पता है? ये महाराज बैठे हैं जो, क्रोमियम 6 पॉजिटिव, ये आयन आपकी बॉडी में कैंसर फैलाता है। ये हमारे डीएनए के साथ में रिएक्शन करता है, डीएनए को तोड़ फोड़ देता है, उसके अंदर चेंज कर देता है, और चेंज होने के बाद हमारा डीएनए हमारा नहीं रहा, तो हमारी सेल्स को लगता है कोई और आ गया, और यही कैंसर है, दैट्स कॉल्ड कैंसर। म्यूटेशन हो जाती है। हाँ, मतलब पूरी बॉडी की नहीं होती, एक सेल म्यूटेंट बन जाएगी तो वो हमारी हाँ नहीं सर, वो रहेगी। डीएनए में चेंज आ जाता है। हाँ, तो हमारी बॉडी फिर उसको रिजेक्ट कर देगी, और रिजेक्ट कर दिया तो बस कहानी खत्म। तो वो अब वो सेल तो कहेगी कि मैं तो यहाँ रहने वाली हूँ, वो अपना ग्रोथ करेगी अपने हिसाब से, और हमारी बॉडी उसको रजिस्ट करती रहेगी, लास्टली वो जो पूरे शरीर में फैलने लग जाएगी, कैंसर बन गया, बस बंदा खत्म। तो ये रीजन होता है। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक्सप्रेस इन द परसेंट बाय मास। तो परसेंट बाय मास बताना भाई। तो देखिए परसेंट क्या होता है, 100 में से कितना, 10⁶, Yes, sir. है ना। तो देखो 10⁶ में है 15, 1 में 15 डिवाइडेड बाय 10⁶, ठीक है, और 100 में कितना है, 100 मतलब परसेंट मतलब 100 में से ना, सीधी सी बात, इनटू 100 हो जाएगा, तो 10⁴ रह जाएगा, 15 into 15 10 डिवाइड की बाय power 10⁴, ऊपर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन्होंने वही चीज कर रखी होगी, कहाँ पर है क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 ये रहा, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया, ठीक है। और एक मिनट, क्या करा अभी इन्होंने, ये रहा, 15 डिवाइड बाय 10⁶ है, इंटू में 100 आ गया, ठीक है, ये रहा परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा मोलैरिटी, परसेंट आ गया, 100 में से कितना है, तो परसेंट देखो कितना आया, हम इसको लिख ही लेते हैं परसेंट को, 10⁶ इंटू 100 था ना, ठीक है। तो इसका आता है 1.5 इंटू 10⁻³ -3 है, ठीक है, इतना परसेंट है, मतलब 100 में से, तो ये इतना डिवाइड में 100 आ गया, ये इतने ग्राम डिवाइड में 100 ग्राम, आप ऐसा मान सकते हैं। 100 ग्राम क्या होगा, वाटर, ठीक है, और वो इतने ग्राम, वो बहुत कम है। मोलैरिटी निकालनी है, मोल क्या, मोल पर लीटर, तो मोल कितने निकलेंगे इसके, 1.5 इंटू 10⁻³ सर सी, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी नहीं। मोलैलिटी है, ठीक है, मोल पर केजी कर देंगे, कोई फिर तो आसान ही है। तो ये देखिए इतना डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है, CHCl3 का मोलर मास बताइए जरा, 12 और 13, 13 प्लस 119.5। 119, चलो ठीक है, सीधा है। तो यहाँ पर 119.5 ये आ गया मोल, इनटू में सोलवेंट इन केजी होता है, सोलवेंट ये तो सॉल्यूशन है, तो क्या इसमें से सोल्यूट के मोल माइनस करूं, नो सर, जरूरत नो नहीं है, सर। बहुत नेग्लेक्जिबल है, बहुत कम है, तो जरूरत ही नहीं है ना, तो जरूरत नहीं है तो हम सीधा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम है, केजी बना दो बस, 1000 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, ये आ गई मोलैरिटी। क्लियर है भाई, तो ये इतनी आ जाएगी मोलैरिटी। यस सर। ठीक है, रोल ऑफ Yes, मॉलिक्यूलर sir. इंडस्ट्री प्ले इन द सॉल्यूशन अल्कोहल एंड वाटर। देखो भाई, रोल ऑफ व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर में क्या होता है पता है सबको, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट थ्योरेटिकल है, तो ये समझ लो हो गया हमारा।
सीधी सी बात, आपको रीड करना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मैं बता चुका हूँ, न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। पानी पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नो डाउट, ठीक है। और अल्कोहल CH3 CH2OH, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। CH2 CH3 इनके बीच में भी होता है, लेकिन नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वाटर और यहाँ OH जो CH2 और CH3 का, एथेनॉल का है, ये नया वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही वो कह रहा है कि न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है? 11th क्वेश्चन, व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू लेस सोल्यूबल इन लिक्विड्स एज देयर टेम्परेचर इज रेज्ड? टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस कम सोल्यूबल क्यों हो जाती हैं लिक्विड में? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ जाती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, तो बस, ठीक है, सीधी बात, ठीक है, दैट इज वाई। तो यहाँ डेल्टा एच, वैसे इसने कुछ और दिखा रखा है, डेल्टा एच एंथैल्पी लिक्विड प्लस गैस, डिसॉल्विंग गैस, या एंथैल्पी नेगेटिव होती है, नेगेटिव का मतलब हमें मिलती है ना, डेल्टा एच की वैल्यू। ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसने समझा रखा है, ये आप खुद कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। डिसोल्यूशन गैस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बस ये याद रखिएगा। जब किसी गैस को पानी में डिसोल्व करते हैं, एक्सोथर्मिक है मतलब हमें एनर्जी मिल रही है, तो जब गैस घुल रही है तो हमें एनर्जी मिल रही है, और हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो एनर्जी हमें मिल रही है वो हमें दे नहीं पाएगी। अगर हमें नहीं दे पा रही है गैस वापस एनर्जी, तो वो घुल नहीं पाएगी। समझ गए इसका रीजन? ये बात समझ में आई है? इसको डायग्रामेटिकली बताऊं? सर आ गए। सभी को आ गई? यस यस सर। चलो यस ठीक है। सर। या अभी आप लोग सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी सर छोड़ दें, बस अब खत्म हो गया ना। 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पूछा है इसने। हेनरी लॉ आपको पता है? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यस सर। कार्बन स्कूबा डाइऑक्साइड, डाइविंग में हाँ होती है, ये और स्कूबा डाइव वगैरह, ये कार्बोनेटेड वाटर पैंट्स। हाँ ये थ्योरी डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन मैंने जो खुशबू मैम से स्टूडेंट पढ़ रहे थे उन्होंने पढ़ रखी होगी, मैंने ये नहीं बताया था हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में आती है, बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल है। हेनरी लॉ बता दिया था, दैट्स इनफ, ठीक है। पी जो होता है वो KH × X होता है, दैट्स इट, और X जो है वो मोल फ्रैक्शन है, ये रहा हेनरी लॉ। बैंक्स और एनॉक्सिया बीमारी भी हो जाती है। हाँ, तो ये जो है, ये तीनों जो आपके सामने हैं, ये सभी स्टूडेंट याद करके आएंगे, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग कुछ कर रहे हो होमवर्क। 12th क्वेश्चन तक आपने थोड़ा थोड़ा बताया था। हल्का फुल्का बताया था बेटा, ठीक है, लेकिन एट लिस्ट वो कंप्लीट डिफाइन नहीं किया है, तो आप लोग उसको तीनों जो पॉइंट्स हैं हेनरी लॉ वाले, वो जरूर याद करके आएंगे। दैट विल बी द होमवर्क फॉर यू, और बाकी के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अगर आपको वो याद रहा 12वां क्वेश्चन, तो डेफिनेटली मैं समझूंगा कि आपने सोल्व कर लिया है ना। ओके चलिए सर। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो ही और शी कैन आस्क देयर डाउट्स।